हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू डी नोवेल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है रईसज़ादा और यह भी एक नई कहानी है। स्टोरी इन्फो। भंगार बेचकर अपनी फीस भरने वाला मिहिर, जिसकी प्रेमिका सिर्फ उसकी गरीबी की वजह से उसे छोड़कर चली गई। फिर एक दिन उसे मालूम चलता है कि वो दुनिया के जाने माने बिजनेस ग्रुप का इकलौता वारिस है। तो अब क्या करेगा मिहिर? पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहे रईसज़ादा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट नॉवल पर। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। CH1 ब्लैक कार्ड। दिल ये शीशा नहीं जो बिखर जाएगा, लाख ठोकर लगे ये संभल जाएगा। गर्दिशों पर मेरे हंसने वाले सनम, ये महज वक्त है, कल बदल जाएगा। रावत। तारांकन तारांकन तारांकन। उस आलीशान हाई राइजिंग बिल्डिंग के सामने पहुंचकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और सिर उठाकर उस आसमान छूती इमारत को देखा। आखिरकार इतने टाइम बाद मुझे वह मिल ही गया जिसका मुझे इतनी बेसब्री से इंतजार था। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान उभरी और उसने अपने कदम उस बिल्डिंग की ओर बढ़ा दिए। इससे पहले कि वह अंदर जा पाता, एक अधेड़ उम्र के दरबान ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। ओए लड़के, कहाँ जा रहा है? तुम्हारे पास वर्क परमिट है क्या? दरबान ने उसे ऐसे घूरा जैसे उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा हो। मैं यहाँ काम नहीं करता, बस किसी से मिलने आया हूँ। मिहिर ने एक गहरी सांस भरी और खुद पर एक नजर डाली। इस समय बस उसने एक डेनिम की जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई है और उसके पाँव में भी कैजुअल शूज है। किसे ढूंढ रहे हो? कौन से फ्लोर पर? दरबान ने उसे शक की निगाहों से घूरा। 25वें फ्लोर पर। उसकी बात सुनते ही दरबान ठहाका लगाकर हंस पड़ा। लड़के, लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। ये सिर्फ 23 मंजिला इमारत है। उससे ऊपर जाना चाहते हो तो ज्यादा ही ऊपर का टिकट कटाना पड़ेगा। ठीक उसी समय काले सूट और मिनी स्कर्ट पहनी एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आई और इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर को लेकर दरबान को घूरा। क्या बात है? कोई दिक्कत है? उस लड़की ने अपनी भवें उचकाते हुए पूछा। मैडम जी, इस लड़के को 25वें फ्लोर पर जाना है। 25वां फ्लोर? लड़की ने चौंक कर मिहिर को देखा और कहा, ये दरबान सही कह रहा है, 25वें फ्लोर पर जाना नामुमकिन है, इसलिए आप जाइए यहाँ से। इससे पहले कि मिहिर कुछ कहता, उसे सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। दरबान लड़की को छेड़ रहा है, कोई मदद करो, आइए जल्दी। मिहिर की चालाकी देखकर वो लड़की और दरबान दंग रह गए। वो लोग भागते हुए दरबान के पास आए और उसको पकड़ लिया। इसी बीच मौका पाकर मिहिर बिल्डिंग के अंदर चला गया। उस लड़की ने सबको रोकते हुए कहा, वो लड़का झूठ बोलकर बिल्डिंग में घुस गया है, आप प्लीज इस दरबान को छोड़िए और जाइए यहाँ से। इतना कहकर वो लड़की अंदर की ओर भागी और दरबान भी उसके पीछे भागा। इससे पहले कि दोनों मिहिर को पकड़ पाते, वो लिफ्ट में दाखिल हो गया और जल्दी से टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। नो नो प्लीज स्टॉप। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते देखकर वह लड़की तेजी से लिफ्ट की ओर आई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका गया और मिहिर ने जाते जाते उसे चिढ़ाते हुए हाथ हिलाकर बाय कहा। लिफ्ट जाते ही लड़की ने दरबान को डांटते हुए कहा, यू इडियट, देखो वो लड़का ऊपर चला गया, अब तो बॉस बहुत नाराज होंगे। मैनेजर मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो लड़का आपके सामने ही हम दोनों को चकमा देकर अंदर घुस आया। दरबान बुदबुदाया। उसे डर है कि यह लड़की, जो कि यहाँ की मैनेजर है, उसे काम से निकल न दे। मैनेजर लड़की ने दूसरी लिफ्ट का बटन दबाते हुए दरबान को घूर कर देखा और कहा, अगर वो लड़का 25वें फ्लोर पर पहुंच गया ना, तो मेरी नौकरी तो गई और साथ में तुम्हारी भी। इतना कहकर वो दूसरी लिफ्ट में ऊपर की ओर चली गई। वही लिफ्ट में मिहिर अपने हाथों को जीन्स की पॉकेट में डालकर शांति से खड़ा है। लिफ्ट लगातार ऊपर चढ़ती जा रही है और आखिरकार एक डिंग की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही मिहिर लिफ्ट से बाहर निकल आया। 25वां फ्लोर इस बिल्डिंग का आखिरी फ्लोर है। ये फ्लोर बहुत बड़ा है, जिसके चारों तरफ कांच की दीवारें हैं, जिनसे बाहर का नजारा साफ देखा जा सकता था है। मिहिर भी एक खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया और बाहर का नजारा देखने लगा। हिलना मत, जहां खड़े हो वहीं पर रहो। आखिरकार मैनेजर लड़की ने उसे पकड़ ही लिया। वह इस समय सीढ़ियों पर खड़ी है और हाँफते जा रही है। मिहिर जिस लिफ्ट से ऊपर आया था वह एक प्राइवेट लिफ्ट थी। बाकी सभी लिफ्ट बस 23वें फ्लोर तक ही आ सकती है, जिस कारण उसे 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना पड़ा। उस लड़की की बात सुनकर मिहिर ने एक गहरी सांस छोड़ी और मुड़कर उसकी ओर देखा। जल्दी करो और चुपचाप मेरे साथ यहाँ से चलो, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना होगा। लड़की ने दांत पीसते हुए मिहिर का कॉलर पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर खींचा, लेकिन मिहिर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं किसी से मिलने आया हूँ। मिहिर ने अपना सिर हिलाया और अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर मिला दिया। लड़की ने ये सोचा भी नहीं था कि मिहिर इस तरह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देगा। उसने गुस्से में एक गहरी सांस भरी और मिहिर को खींचते हुए सीढ़ियों की ओर ले जाने लगी। देखो तुम बहुत पछताने वाली हो। अंडरस्को। लड़की को इस तरह खुद को धक्का देता हुआ पाकर मिहिर शॉक्ड है। पछताओगे तो तुम, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लड़की ने गुस्से में मिहिर को एक और धक्का दे दिया। ठीक उसी समय एक डिंग की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी लिफ्ट से बाहर आया। उस आदमी की उम्र लगभग 40 साल है और वह ग्रे कलर का सूट पहने हुए है। कल्पना, क्या कर रही हो तुम? अपने सामने का दृश्य देखकर वह आदमी गुस्से में उस लड़की से बोला और मिहिर के सामने आकर अपना सिर झुका दिया। छोटे सरकर, इस लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वह आदमी मिहिर से माफी मांगते हुए बोला और इसी के साथ उसने कल्पना का हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लिया, जो अभी तक मिहिर की कॉलर पकड़े हुए थी। इससे पहले वो आदमी कल्पना से कुछ और कहता, मिहिर ने बीच में आते हुए कहा, निखिल, कल्पना की इसमें कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रही थी। मुझे खुशी है कि हमारे साथ इतने ईमानदार लोग काम करते हैं। मिहिर ने एक नजर कल्पना पर डाली और फीकेपन से मुस्कुरा दिया। उसे कल्पना के बर्ताव से जरा सी भी नाराजगी नहीं है।
वैसे भी वो पिछले कुछ सालों में तरह तरह के लोगों से मिल चुका था, जो कि उसके साथ इससे कई गुना बदतर सलूक कर चुके थे। निखिल ने मिहिर की बात सुनकर कल्पना से कहा, अब तुम बाहर जाओ, मुझे छोटे सरकार से कुछ जरूरी बातें करनी है। ये सुनकर कल्पना वहां से चली गई। इसके बाद निखिल भी मिहिर को लेकर अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। छोटे सरकार, ये देहरादून में आपकी पारिवारिक संपत्ति और व्यवसायों का ब्यौरा है, जो आपकी है। कहते हुए निखिल ने एक फाइल मिहिर के सामने रखी। मगर आपके पिता चाहते हैं कि बिजनेस को टेक ओवर करने से पहले आप अपनी काबिलियत को साबित करें। क्या मतलब काबिलियत साबित करें? क्या वो ये चाहते हैं कि मैं देहरादून का पूरा बिजनेस संभालूं? मिहिर डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलटते हुए बोला तो निखिल ने अपना सिर हिला दिया। जी, सही कहा, निखिल ने मुस्कुराते हुए मिहिर से कहा। उनका कहना है कि वह आपको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए 2 साल का वक्त देंगे। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आप 1 साल और देहरादून में रुक सकते हैं। उसके बाद वो रिजल्ट चेक करने के लिए खुद देहरादून आएंगे। निखिल की बात सुनकर फाइल पर चल रहे मिहिर के हाथ रुक गए। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मिहिर जानता है कि यह फैसला सिर्फ उसके डैड का ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली का है। शायद वो लोग ये चेक करना चाहते हैं कि वो इतने बड़े बिजनेस का वारिस बनने के काबिल है भी कि नहीं। वैसे भी वह जानता है कि अमीरों के घर में रिश्तेदारी भी सिर्फ जायदाद हड़पने का एक दिखावा है और पहले से ही उसके कई रिलेटिव्स उसके फैमिली बिजनेस पर आंखें गड़ाए हुए बैठे हैं। मिहिर ने वह फाइल अपने बैग में डाल ली और निखिल को देखते हुए कहा, अब जबकि सजा पूरी हो ही गई है तो मुझे मेरे फंड्स चाहिए। या श्योर, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा और कोने में रखे एक सेफ की ओर बढ़ गया। सेफ पर लगे फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उसने अपना अंगूठा स्कैन किया और सेफ खोलते हुए 2 कार्ड्स बाहर निकाले। ये ब्लैक कार्ड जिससे आप कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। इसकी लिमिट के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे अब आप यूज कर सकते हैं। कहते हुए निखिल ने एक क्रेडिट कार्ड मिहिर की ओर बढ़ाया और फिर दूसरा कार्ड देते हुए बोला, यह आपके नए घर की चाबी है जो शहर के बीच में है। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। मिहिर ने दोनों कार्ड अपने बैग में रखे और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। निखिल भी उसे बाहर तक छोड़ने के लिए अपने चेयर से उठा, मगर मिहिर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और अकेले ही निखिल के चैम्बर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो निखिल के ऑफिस से बाहर निकला, उसकी नजर लिफ्ट के सामने खड़ी हुई मैनेजर कल्पना पर पड़ी। उसने ध्यान दिया कि कल्पना शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए उसी को देख रही है। वो जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। दरअसल मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं और आपका हुलिया भी। कहते कहते कल्पना ने अपनी जीभ दांतों के बीच दबा ली। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मैं आपको पहचान नहीं पाई और इसलिए वह सब हो गया। अरे नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी ड्यूटी कर रही थी और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मिहिर झेपते हुए बोला, आप सच में मुझसे नाराज नहीं है ना? अगर आपने मुझे सच में माफ कर दिया है तो मैं आपको डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे किसी जरूरी काम से निकलना है। मिहिर ने उसके प्रस्ताव को नकार दिया। इसका मतलब आपने मुझे सच में माफ नहीं किया ना? कल्पना मायूस सा चेहरा बनाकर बोली तो मिहिर को अजीब सा फील हुआ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मिहिर तुरंत बोल पड़ा, तो फिर अगली बार पक्का जब भी आप फ्री हो तो मुझे बता दीजिएगा। कल्पना उत्साहित होकर बोली, ठीक है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मिहिर उसी से जान छुड़ाते हुए बोला और तेजी से लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट में घुसते ही कल्पना के व्यवहार पर उसे हंसी आने लगी। अगर मैं इतना अमीर नहीं होता तो क्या तब भी तुम्हारे यही ख्याल होते? मिहिर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। सब लड़कियां एक ही जैसी होती हैं, इन्हें बस पैसों की भूख है और उसके लिए ये किसी के साथ सोने में भी नहीं कतराएंगी। गुस्से में मिहिर की मुट्ठियां भिंच गई। कल्पना का बिहेवियर देखकर उसे तारा की याद आ गई थी। तारांकन 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 तारांकन। फंड्स मिलने के बाद मिहिर के दिमाग में पहली बात यही थी कि उसे कुछ अच्छे से कपड़े खरीदने हैं, ताकि अगली बार से कोई भी उसके कपड़ों को देखकर उसकी औकात का अंदाजा न लगाए, या ये कहे कि उसे गरीब समझने की भूल न करे। उसने अपने कदम तेजी से पास ही के एक मॉल की ओर बढ़ा दिए। मॉल में घुसते ही सेकंड फ्लोर पर उसे एक ब्रांडेड कपड़ों की शॉप दिखाई दी और वो सीधे उसी दुकान में घुस गया। उसके अंदर जाते ही सेल्स पर्सन ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कितना लेट आ रहे हो, अभी तक सफाई भी नहीं हुई है। जल्दी काम शुरू करो और देखो वहां किनारे से कचरा उठाओ, शीशे साफ करो। मिहिर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए वो बोला, देखिए आपको कोई गलती लग रही है, मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आया हूँ। वो आदमी ये सुनते ही हैरान हो गया। शॉपिंग? मिहिर ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उस आदमी ने मिहिर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, उस तरफ डिस्काउंट सेक्शन है, तुम वहां जाओ। मिहिर अंदर जाकर सबसे महंगी कलेक्शन को देखने लगा। ये हमारे शॉप की सबसे ब्रांडेड और महंगी कलेक्शंस है, हर कोई इसे खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। फालतू में आसपास मत भटको, इन कपड़ों पर तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। सेल्स पर्सन ने मिहिर के सामने आते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर मिहिर के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसका मन कर रहा है कि इस सेल्स पर्सन के मुंह पर एक जोर का थप्पड़ रसीद कर दे, मगर उसने ऐसा दिखाया कि मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने उस सेल्स पर्सन को एक और धकेला और आगे बढ़ गया। अचानक उसकी नजर एक महंगे ब्लेजर पर पड़ी और वह इसे लेने के लिए आगे बढ़ा ही कि सेल्स पर्सन ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने तुमसे कहा ना कि ये चीजें तुम्हारी औकात से बाहर हैं, इसलिए इनको छूना बंद करो और चुपचाप बाहर डिस्काउंट वाली एरिया में जाओ जहां तुम्हारी औकात की चीजें रखी हुई है। अगर इन चीजों को जरा सा भी डैमेज होता है तो तुम्हें बेचकर भी नुकसान पूरा नहीं हो पाएगा। सेल्स पर्सन ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर मिहिर भी उकता चुका है। उसका मन कर रहा है कि अपनी जेब से कार्ड निकालकर उसके मुंह पर फेंक के मारे, ताकि उसे भी पता चले कि उसके सामने इस सेल्स पर्सन की क्या औकात है। मगर इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक जानी पहचानी सी आवाज उसके कानों में पड़ी।
मिहिर ने जैसे ही उस ओर देखा तो वो हैरान रह गया क्योंकि उसके सामने तारांकन 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 CH2 लॉटरी। आज हंसते हैं जो मेरी मुफलिसी पर, कल सहारे को मेरे ही ठौर आएंगे। दिन तो कुत्तों के आते हैं जनाब, हम कमीने हैं, हमारे तो दौर आएंगे। तारांकन तारांकन तारांकन। अरे देखो तो शॉपिंग करने के लिए कौन आया है। मिहिर बिष्ट, मुझे तो समझ नहीं आता कि यह लोग ऐसे गए गुजरे लोगों को दुकान में भी क्यों घुसने देते हैं। मिहिर ने मुड़कर आवाज की दिशा में देखा। सामने तनिष्क खड़ा है और उसके साथ तारा भी है। उन दोनों को देखकर गुस्से में मिहिर की मुट्ठियां भिंच गई। इतना गुस्सा तो उसे सल्स पसंद की जली कटी सुनने पर भी नहीं आया था। तारा, जिसे एक टाइम पर वह सबसे ज्यादा चाहता था, अब उसे उसकी शक्ल देखने पर भी घिन आती है। चलो अच्छा ही हुआ कि ये दोनों भी यहाँ है। इस तनिष्क को भी तो पता चले कि ये तारा कितनी गिरी हुई लड़की है। जब इसे पता चलेगा कि अब मैं तनिष्क से ज्यादा अमीर हो चुका हूं तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। मिहिर मन ही मन मुस्कुराया और बिना उन दोनों पर ध्यान दिए आगे बढ़ गया। मैं तुम्हारी दुकान पर इसलिए आता था कि ये इस इलाके की सबसे महंगी दुकान है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे घटिया और गरीब लोगों को भी अपनी दुकान में आने देते हो। या तो तुम लोग ऐसे गरीब लोगों को अपनी दुकान में लेना बंद करो वरना मैं तुम्हारी दुकान में आना बंद कर दूंगा। तनिष्क ने उस सल्स पर्सन को चेतावनी देते हुए बोला। उसकी बात सुनकर स्टोर में मौजूद बाकी के कस्टमर्स का ध्यान भी उनकी ओर हो आया। वो सभी लोग अमीर घरों के लग रहे हैं और उनके कपड़े भी खासे महंगे दिखाई दे रहे हैं। सब लोग सामने का नजारा देखकर आपस में कुछ कुछ बात करने लगे और मिहिर के लिए उनकी हिकारत भरी नजर सब कुछ कह रही है। मामले को बढ़ता देखकर शॉप मैनेजर मिहिर के पास जाकर उससे बोला, प्लीज तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से बाकी के कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैनेजर की बात सुनकर मिहिर ने तारा और तनिष्क की ओर इशारा करते हुए कहा, कौन ये दोनों? इनको प्रॉब्लम हो रही है तो ये दोनों बाहर जाए, मैं क्यों बाहर जाऊं? वह डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? और वैसे भी मैंने अभी तक अपने लिए कोई भी ड्रेस पसंद नहीं की है और बिना खरीदारी किए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बात जितनी बढ़ती जा रही है मिहिर भी उतना ही अड़ता जा रहा है। उसका मन कर रहा है कि वो वहां मौजूद तारा और तनिष्क को दो दो चमाट लगा दे। मैनेजर ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो तुमसे इन्हें परेशानी हो रही है, इसलिए तुम्हें ही बात समझनी होगी। मिहिर ने उसे घूरते हुए कहा, किसी के कपड़ों और पहनावे से किसी की औकात का अंदाजा लगाना बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देश के पीएम भी सादा कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। मैनेजर मिहिर की बात सुनकर हैरान रह गया और वो जानता भी है कि मिहिर जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तनिष्क और तारा मिलकर मिहिर की ओर देखते हुए ऐसे हंस रहे हैं जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हो। मिहिर ने एक नजर तनिष्क और तारा पर डाली और अगले ही पल मैनेजर से बोला, तुम्हारे स्टोर में जितने भी सूट्स हैं सब पैक कर दो। वही मिहिर की बात सुनकर स्टोर में मौजूद हर आदमी सन रह गया। मैनेजर की आंखें तो खुली की खुली रह गई। आप ये क्या बात कर रहे हैं? सारे सूट्स का लगभग 10 से 12 लाख का खर्चा है। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने जो कहा है वो कीजिए, मिहिर ने मैनेजर से कहा। ये सुनते ही तनिष्क ठठाकर हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, मिहिर भाई, भंगार बेचने से इतने पैसे मिलते हैं क्या? मेरी बात मानो और इससे पहले कि मैनेजर सिक्योरिटी को बुलाए चुपचाप यहाँ से खिसक लो। ये फुटपाथ पर लगने वाले कपड़े नहीं है कि इतने सारे एक साथ में खरीद लो। उसे भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि भंगार बेचने वाला ये लड़का आज अमीर होने का दिखावा कर रहा है। तनिष्क की बात सुनकर मिहिर ने एक उड़ती नजर उस पर डाली और उसकी नजर तारा पर जाकर ठहर गई, जो होठों पर तंजिया मुस्कान लिए उसे ही देख रही है। उसे खुद पर यूं हंसते देखकर मिहिर के तन बदन में आग लग गई। तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैनेजर ने अविश्वास के साथ मिहिर को घूरा। अरे उससे क्या पूछ रहे हो मैनेजर साहब? ये लड़का हमारे कॉलेज में पढ़ता है और कबाड़ी का काम करता है। आपको लगता है कि एक कबाड़ी वाले के पास इतना पैसा होगा? मुझे लगता है कि आपको सिक्योरिटी वालों को बुला ही लेना चाहिए। तनिष्क ने हंसते हुए मैनेजर से कहा, सर मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए, आपके कारण हमारे दूसरे कस्टमर्स को परेशानियां हो रही है। मैनेजर ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए सख्त आवाज में कहा। तुम्हारी तो मैं, मिहिर गुस्से में दांत चबाते हुए बोला और अपना ब्लैक कार्ड निकालकर मैनेजर के हाथ में रख दिया। शायद तुमने मेरी बात को ढंग से सुना नहीं, अपने स्टोर के सारे सूट्स को अभी इसी वक्त पैक करो। अपने हाथ में ब्लैक कार्ड को देखते हुए मैनेजर अपनी जगह पर सुन्न पड़ चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि गंदे कपड़ों में आए हुए इस लड़के के पास एक ब्लैक कार्ड है। ब्लैक कार्ड जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो जानता है कि ब्लैक कार्ड क्या चीज है, लेकिन उसने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। एक पल तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर फिर खुद को संभालते हुए उसने मिहिर की ओर देखा। मिहिर की आंखों का आत्मविश्वास बता रहा है कि वो सच कह रहा है। ओके सर, मैं अभी सेल्स पर्सन से कहकर आपका सारा सामान पैक करवा देता हूँ, मैनेजर लड़खड़ाती आवाज में बोला। लेकिन मिहिर उसकी बात काटते हुए बोला, सेल्स पर्सन नहीं, तुम खुद ये सब कपड़े पैक करोगे। वह क्या है ना, ये कपड़े बहुत महंगे हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी लोकल सेल्स पर्सन के छूने से ये खराब हो जाएं। मिहिर ने एक नजर अपने बगल में खड़े सेल्स पर्सन पर डाली और मुस्कुरा दिया। सेल्स पर्सन ने शर्मिंदा होते हुए अपनी नजरें फेर ली। मैं, मिहिर की मांग सुनकर मैनेजर चौंक गया, मगर फिर उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े ब्लैक कार्ड पर पड़ी और वो जबरदस्ती हंसते हुए बोला, बिल्कुल सर, मैं खुद पर्सनली आपके कपड़ों को पैक करूंगा। दैट्स गुड, तो अब किस बात की देरी है? मिहिर मुस्कुराया और मैनेजर को कपड़े पैक करने का इशारा किया। जी, मैं करता हूँ। तारा और तनिष्क ने जब मैनेजर का बदला एटीट्यूड देखा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। मैनेजर साहब, आप इस बदमाश की बातों में आ रहे हो, पता नहीं किसका ब्लैक कार्ड उठा के ले आया है। आप ही सोचिए भंगार वाले के पास ब्लैक कार्ड कैसे आएगा? तनिष्क ने मैनेजर को भड़काते हुए कहा तो मिहिर ने उसे एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। मैनेजर ने भी तनिष्क को गुस्से में घूरा और बिल बनाने के लिए काउंटर की ओर चला गया।
मैं भी देखता हूँ तुम जैसे आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तनिष्क ने एक गुस्सैल नजर मिहिर पर डाली और तारा को साथ लेकर काउंटर की तरफ चला गया। मिहिर ने भी उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं समझी। उसने स्टोर में ही बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और मैनेजर के लौटने का इंतजार करने लगा। अगले ही पल मैनेजर स्वाइप मशीन लिए मिहिर के पास आया और तनिष्क और तारा भी पीछे पीछे देखने लगे। तनिष्क ने तारा से कहा, ये भंगार उठाने वाला जो इतना हवा में उड़ रहा है ना, अभी जब पेमेंट डिक्लाइन होगा ना तब इसका चेहरा देखना, मैनेजर खुद इसे धक्के मारकर बाहर निकल देगा। तारा भी उसे हाई फाइव देते हुए मिहिर की ओर देखने लगी। मिहिर ने पिन डाला और अगले ही पल पेमेंट अप्रूव हो गई और स्लिप बाहर आ गई। ये देखते ही तारा और तनिष्क के होश फाख्ता हो गए। दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता? मैनेजर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, जरूर इस भंगार बेचने वाले ने किसी का कार्ड चुराया होगा। तनिष्क गुस्से से बोला। कहीं ना कहीं उसके मन में मिहिर के लिए जलन का भाव भी है। वह खुद भी इतनी महंगी चीजों को एक साथ खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। सर, आप प्लीज दूसरे कस्टमर की इंसल्ट मत करिए, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना होगा। मैनेजर ने एक गुस्से भरी आवाज के साथ कहा। वो समझ चुका है कि मिहिर कोई ऑर्डिनरी पसंद नहीं है और वह इतने मालदार कस्टमर को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए तनिष्क को मिहिर की बेइज्जती करते हुए देखकर उसने उसे डपट दिया। फिर मैनेजर ने एक नजर मिहिर पर डाली और झुकते हुए बोला, सर आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? मैनेजर के बदले अंदाज ने तनिष्क और तारा को और भी ज्यादा जलने पर मजबूर कर दिया। मिहिर ने जवाब दिया, नहीं, आप बस जल्दी मेरा सामान पैक करवा दीजिए। लगभग आधे घंटे बीत जाने पर मैनेजर कपड़ों के पैक्ड बंडल के साथ मिहिर के पास आया और बोला, सर आपके कहे के हिसाब से हमने स्टोर में मौजूद सारे सूट्स को पैक कर दिया है। अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए एक कार मंगवा दूं। मैनेजर की भाषा पहले से काफी बदल चुकी है। मैनेजर की बात सुनकर तनिष्क का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में एक हुंकार भरी और तारा को लगभग खींचते हुए दुकान से बाहर ले गया। मिहिर ने उन दोनों को इस तरह जलते हुए बाहर जाता देखा तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने मैनेजर से कहा, नहीं, कार की जरूरत नहीं, आप सर ये सारे कपड़े स्टोर के बाहर रखवा दीजिए। तारांकन तारांकन तारांकन। लेकिन तनिष्क को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि मिहिर ये सब कैसे कर सकता है। इसलिए वो बाहर खड़ा होकर अभी भी मिहिर को ही देख रहा होता है। यार, टशन दिखाने के लिए इतना सारा सामान खरीद तो लिया, लेकिन इन सबका मैं करूंगा क्या? मिहिर ने शॉपिंग बैग की ओर देखकर एक गहरी आह भरी। उसने स्टोर में तारा और तनिष्क को सबक सिखाने के लिए ये सब खरीद तो लिया, लेकिन अब इतना सामान खरीदने के लिए उसे पछतावा हो रहा है। मैनेजर के टैक्सी बुलाने के आइडिया को मना करते हुए उसने अपने दोस्तों को कॉल करके मॉल में बुला लिया। कुछ ही देर में उसके 3 दोस्त उसके सामने हैं। उसके दोस्त मिहिर के साथ इतना ज्यादा सामान देखकर हैरान हो गए। ये क्या है भाई, तूने पूरी दुकान खरीद ली क्या? मिहिर कुछ बोल पाते उससे पहले ही, भाई अब यह मत बोलना कि बिल देने के लिए तेरे पास पैसे पूरे नहीं है इसलिए बुलाया है। कार्तिक ने मजाक करते हुए मिहिर को बोला। भाई पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, विवान और अचल एक साथ बोले। विवान, कार्तिक और अचल मिहिर के सबसे अच्छे दोस्त हैं और मिहिर के बुरे दिनों में इन तीनों ने उसकी बहुत मदद की है। यहाँ तक कि जब मिहिर तारा के साथ रिलेशनशिप में था तो उसके खाने पीने का सारा खर्चा उसके दोस्त ही उठाते थे ताकि वह अपनी सेविंग्स को तारा पर खर्च कर सके। तुम लोगों को पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिहिर मुस्कुराते हुए बोला। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कल रात मैं नशे की हालत में एक कसिनो गया था एंड गेस व्हाट, मेरी वहां लॉटरी लग गई। मिहिर अभी उन तीनों को अपने अमीर होने की बात नहीं बताना चाहता। उसे डर है कि उसे बड़ा आदमी समझकर उसके दोस्त उससे कटने ना लगे, इसलिए उसने बहाना बनाया। वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता है। कितने की? तीनों लड़कों ने एक साथ पूछा। 20 लाख। 20 लाख, तीनों एक साथ बोले और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वाह बेटे, लॉटरी लगी कल रात को और बता अब रहा है। भाई पहले बता देते तो अपन भी तेरे साथ पीकर टुन होते, कार्तिक मिहिर पर तंज कसते हुए बोला। माफ कर दे यार, वैसे भी कल मैं नशे में था, लेकिन मैंने तुम सब के लिए कपड़े खरीदे हैं। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएंगे। भाई ये किस किस के ले लिए है? ये तो पूरी दुकान है दुकान। विवान शॉपिंग बैग्स को देखता हुआ बोला। मिहिर ने कहा, तुम लोग एक काम करो ना, जो जो तुम्हारे साइज के है रख लो, बाकी जरूरतमंद लोगों में बांट देंगे। मिहिर की बात सुनते ही सामने खड़े तारा और तनिष्क के मुंह हैरानी में खुल गए। अचल ने कहा, ये तो ठीक है बांट देंगे, लेकिन तूने इतने सारे कपड़े खरीदे क्यों? सामने तनिष्क की ओर देखते हुए मिहिर ने कहा, यार कुछ लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती, उन्हें सबक सीखना पता है। तनिष्क ये सुनते ही मुंह बनाने लगा। तभी सामने से एक सिक्योरिटी गार्ड को आता हुआ देखकर मिहिर ने उसे आवाज लगाई, आपको कौन से साइज के कपड़े आते हैं? ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड हक्का बक्का रह गया। मिहिर ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, हैरान मत होइए, इन कपड़ों में से जो आपको आते हैं अपना साइज निकाल लीजिए। वो आदमी खुशी खुशी अपने साइज के कपड़े लेकर मिहिर को दुआएं देता हुआ वह से चला गया। ये देखकर तारा भी हैरान रह गई। इसी तरह मिहिर और उसके दोस्तों से सारे कपड़े उठाए और जाते हुए वकस को बांटने लगे। ये देखकर तनिष्क ने तारा से कहा, कुछ तो गड़बड़ है तारा, इस भंगार के पास इतने पैसे आखिर आए कहां से? ये तो पता लगाना ही होगा। तारांकन 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 तारांकन। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर क्या तनिष्क और तारा जान पाएंगे मिहिर की असलियत? क्या होगा तारा का हाल जब उसे पता चलेगा कि मिहिर खुद एक रईसज़ादा है? आखिर अब आगे क्या करेगा मिहिर? जानने के लिए सुनिए रईस, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH3 संध्या और रईसी, कुछ तो है तुम्हारे सुरूर में। जहां भी जाता हूं बस तुम्हें ही पाता हूं। मिहिर अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर बस देखता ही रह गया। मिहिर को ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त वहीं कहीं रुक सा गया है।
जैसे ही उस लड़की की खूबसूरती से मिहिर का ध्यान हटा तो उसने पाया कि वह लड़की भी उसे ही घूर रही है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और आखिरकार उस लड़की ने मिहिर को कुछ कहने के लिए लबों को खोला। मिहिर को लगा जैसे वो अब उसे बहुत बुरा भला बोलेगी, लेकिन इस बात के बिल्कुल उलट उस लड़की ने मिहिर से कहा, क्या मैं आपकी एक पेंटिंग बना सकती हूँ? ये सुनकर मिहिर हैरान रह गया है। उस लड़की की आवाज में इतनी मिठास है और वो इतने प्यार से बोलती है, ऐसा लगता है मानो कि उसने अभी अभी बोलना सीखा हो। मिहिर के लिए उसके इस रिक्वेस्ट को मना कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह थोड़ा सा नर्वस भी है। मिहिर ने बड़े ही हौले से कहा, मेरे कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे अगर आप मुझे पेंट कर देंगी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं आपको पेंट नहीं करूंगी, आपकी तस्वीर बनाऊंगी। प्लीज आप यहाँ इस बेंच पर बैठ जाइए। लड़की ने पास ही के एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। उस लड़की की बातों में इतनी नजाकत है जिसे सुनकर मिहिर उसे ना नहीं कह पाया। उस लड़की की आंखों में ऐसी कशिश है जिसे देखने की मिहिर की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने अपना सिर झुका लिया और जाकर बेंच पर बैठ गया। अपना सिर उठाकर चेहरा तो दिखाओ, मैं ड्रॉ क्या करूंगी? ओह हाँ, मिहिर ने अपना सिर उठाया और लड़की उसकी पेंटिंग बनाने लगी। मिहिर बार बार कैनवास की ओर देखने की कोशिश कर रहा होता है कि वो लड़की कैसी पेंटिंग बना रही है। उस लड़की ने मिहिर को टोकते हुए कहा, उफ, अगर आप बार बार यूं ही हिलते रहोगे तो मैं कैसे बनाऊंगी आपकी तस्वीर? मिहिर ने जल्दी से सीधा बैठते हुए कहा, सॉरी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। उसके बाद वो लड़की फिर से पेंटिंग बनाने लगी। कुछ ही देर बाद मिहिर ने सिर्फ अपनी आंखें हिलाने की कोशिश की मगर उस लड़की ने फिर से उसे टोकते हुए कहा, आपको ही दिखाऊंगी ये तस्वीर सबसे पहले, पर जब तक ये पेंटिंग बन नहीं जाती आप प्लीज बिना हिले बैठे रहे। मिहिर एकदम सीधा होकर बैठ जाता है और कुछ ही देर में लड़की ने कैनवास पर अपने हाथ चलाने बंद कर दिए और पेंटिंग को मिहिर के सामने रख दिया। मिहिर ने पेंटिंग को देखा तो वह चौंक गया। पेंटिंग में दिखने वाला शख्स वह तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोई मजबूर सा दिखने वाला लड़का दिखाई दे रहा है। उसने झुंझलाकर आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखाई देने लगा। मिहिर की हैरानी समझकर उस लड़की ने मिहिर को चौंकाते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ये सीन दिखाई दिया। इतना कहकर वो लड़की अपना सामान पैक करने लगी। उसकी बात सुनकर मिहिर ने एक बार फिर से उस पेंटिंग को देखा तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि इस बार उसे उस पेंटिंग में अपना ही अक्स दिखाई दिया। फिर उसे याद आया कि जब उसके दादाजी ने उसे घर से निकाला था तो इसके साथ ही उसके सारे ड्रीम और एम्बिशंस भी उससे दूर हो गए थे। इस समय तो वह खुद भी नहीं जानता था कि वह आगे क्या करने वाला है। मिहिर को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़की ने मिहिर के असली हाल को कैसे जान और समझ लिया। इससे पहले वो कुछ कहता उसके कानों में एक आवाज पड़ी। क्या कहा तुमने? डैड का एक्सीडेंट हो गया? कौन से हॉस्पिटल में है? अचानक लड़की की आवाज मिहिर के कानों में पड़ी और वह अपने होश में आया। उस लड़की की घबराहट उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। अनजाने में ही मिहिर उठ खड़ा हुआ और लड़की को दिलासा देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो डैड, उनका एक्सीडेंट? लड़की हड़बड़ाते हुए बोली तो मिहिर ने उसका कंधा थपथपाया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी पहले मैनेजमेंट रूम में जाकर ये सामान जमा करवाते हैं। मिहिर ने उस लड़की की मदद करते हुए ड्राइंग बोर्ड उठाया और तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन रूम में उसे रखकर लड़की के पास लौट आया। इसके बाद वह उसे साथ लेकर कॉलेज कैंपस से बाहर जाने लगा। मैंने सोचा नहीं था कि ये दोनों वियर्डो एक साथ होंगे। तुम्हें पता है ये लड़का रोज कैंपस से कचरा छानता है, मुझे तो उससे अजीब सी बदबू फील होती है। किसी के फुसफुसाने की आवाज मिहिर के कानों में पड़ी। वह लड़की भी तो आर्ट्स डिपार्टमेंट की मेंटल केस है। लड़की बिना किसी से बातचीत किए अकेली ही पेंटिंग बनाते रहती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वह तो आधी आधी रात को भी जागकर पेंटिंग्स बनाती है। बाद में किसी काउंसलर की मदद से उसे रात को सोने में मदद की गई। जैसे जैसे वह लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की फुसफुसाने की आवाज मिहिर के कानों में पड़ती जा रही है, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और लड़की को लेकर कॉलेज कैंपस से बाहर आ गया। वह लड़की खुद में ही सिकुड़ी हुई है और उसने अपने पर्स को कसकर पकड़ा हुआ है। काफी देर बाद दोनों को एक टैक्सी मिली और वह दोनों सिटी हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए। तारांकन तारांकन तारांकन, आप दयाल जी के रिश्तेदार हैं? रिसेप्शनिस्ट ने मिहिर और उस लड़की को घूरते हुए देखा। जी, ये उनकी बेटी है, मिहिर ने जवाब दिया। ठीक है, वह पहले से ही रेस्क्यूइंग प्रोसेस में है, आप लोग जल्दी से एडमिशन फीस भर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने उन दोनों पर एक गहरी निगाह डाली और कहा। तभी बड़ी हिम्मत जुटाते हुए उस लड़की ने कहा, लेकिन मैम वो, अब प्लीज ये मत कहना कि तुम लोग पैसे लेकर नहीं आए हो। रिसेप्शनिस्ट लड़की सामने खड़ी लड़की की बात काटते हुए बोली, पैसे भरने में जितनी देर होगी उतनी ही उनके इलाज में भी देरी होगी। रिसेप्शनिस्ट की बातें उस लड़की के दिल को छलनी कर गई, लेकिन फिर भी वो झिझकते हुए बोली, आई एम सॉरी मैम, लेकिन मेरे पास सच में इस वक्त पैसे नहीं है। आप लोग प्लीज पापा का इलाज शुरू कर दीजिए, मैं जल्द ही आपके पैसे जमा कर दूंगी। तुमको हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा ना कि हम उनका इलाज शुरू कर चुके हैं, लेकिन फॉलो अप ट्रीटमेंट में पैसे नहीं लगते क्या? बिना पैसों के हम इलाज कैसे करेंगे? रिसेप्शनिस्ट आंखें दिखाते हुए बड़बड़ाए, न जाने कहां से आ जाते हैं लोग। अरे भाई, अगर इलाज कराने को पैसे नहीं है तो चुपचाप मर जाओ ना, हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत है? उसकी ये बात सुनते ही मिहिर की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा। क्या बोला तुमने अभी अभी? मिहिर इस मामले में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट की उल्टी सीधी बात सुनकर वह और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने रिसेप्शनिस्ट के बैच को देखा और बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल वाले ऐसे घमंडी लोगों को जॉब पर ही क्यों रखते हैं, जिन्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। एक तो यहाँ लोग पहले से ही परेशान आते हैं और तुम लोग इस तरह से बात करके उनकी परेशानी और बढ़ा देते हो। उसने अगले ही पल बिना देर किए अपना ब्लैक कार्ड जेब से निकाला और सर्विस डेस्क पर पटक दिया, जितना पैसा चाहिए इस कार्ड से निकाल लो।
इसमें इतना पैसा है कि तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूं मैं, और हाँ, थोड़ा सा अपने लिए भी निकाल लेना क्योंकि तुम्हारी ये नौकरी अब ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने मिहिर को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजर में मिहिर बस एक स्टूडेंट है। उसने मिहिर को एक भद्दी से मुस्कान दी और कहा, तुम जानते हो कि इस अस्पताल में सिर्फ एडमिट होने का खर्चा कितना है? उसने लापरवाही से डेस्क पर रखे कार्ड को उठाया और उसे स्वाइप किया, लेकिन कार्ड को वापस करते हुए उसकी नजर कार्ड पर पड़ी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे कार्ड के नंबर नहीं दिख रहे हैं, उसे दिख रहा था तो सिर्फ बस एक ब्लैक कार्ड। अचानक रिसेप्शनिस्ट की आवाज नर्म हो गई और वह मिमियाते हुए बोली, सर, आई एम रियली सॉरी, मैं आज पूरा दिन भर बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने झुंझलाहट में वह सब कह दिया था। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी। मेरे ख्याल में तुम जैसी लड़की को हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे कंप्लेंट तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल के हाई अथॉरिटीज से करूंगा। रिसेप्शनिस्ट की घबराहट और उसकी माफी को नजरअंदाज करते हुए मिहिर ने उससे अपना कार्ड वापस ले लिया। इसके बाद मिहिर अपने साथ मौजूद उस लड़की को पास ही के एक बेंच तक लेकर गया और उसके साथ ही बैठ गया। लड़की को दिलासा देते हुए उसने उसके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। उसने महसूस किया कि लड़की के हाथ लंबे और नाजुक है और इस समय बुरी तरह से कांप रहे हैं। डोंट वरी, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे, मिहिर ने धीमी आवाज में उसे दिलासा देते हुए कहा। अनएक्सपेक्टेडली लड़की रोई नहीं, बड़ी ही हिम्मत के साथ उसने अपने जज्बातों को काबू में रखा हुआ है। एक लंबे वक्त के बाद आखिरकार इमरजेंसी रूम के बाहर जल रहा रेड बल्ब बुझ गया और एक स्ट्रेचर कमरे से बाहर आया। स्ट्रेचर पर लेटा हुआ आदमी पहले से ही एक सफेद कपड़े से कवर्ड है। स्ट्रेचर पर नजर पड़ते ही लड़की का शरीर अकड़ गया। उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आखिरकार एक लंबे समय के बाद वह उसने रोते हुए एक लंबी चीख भरी, डेड। इसके साथ ही मिहिर के जेब में रखा उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फोन जेब से बाहर निकाला तो पाया कि यह निखिल की कॉल है। पहले तो वह झिझका, लेकिन फिर आखिरकार उसने कॉल रिसीव कर ली। छोटे सरकार, राठौड़ ग्रुप का मैटर सेटल कर दिया है, निखिल ने दूसरी ओर से मिहिर को बताया। परचेज मेथड से मैंने डायरेक्टली 30 मिलियन राठौड़ ग्रुप में डाले हैं और अब राठौड़ ग्रुप के आधे से ज्यादा शेयर्स हमारे हैं। हम अब राठौड़ ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और इसी के साथ राठौड़ परिवार भी बैंकरप्सी से बच जाएगा। मिहिर को यह जानकारी देते हुए निखिल की आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन अचानक उन्होंने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, लेकिन छोटे सरकार, मुझे लगता है कि मिस राठौड़ को कोई गलतफहमी हो गई है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनको इस मुसीबत से बाहर निकालने वाले आप हैं। कोई बात नहीं, पहले ये वाला मामला तो खत्म हो। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो मेरी बचपन की दोस्त वर्षा है। उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। जब वक्त आएगा मैं तब उसे सब समझा दूंगा। कहते हुए मिहिर फोन काटने ही वाला है कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो चौंकते हुए निखिल से बोला, निखिल, मुझे याद है कि हमारे पास यंग आर्टिस्ट के लिए कोई प्लान था। हाँ छोटे सरकार, हमारे प्लान का मेन पर्पज आर्ट्स में एक नई जान फूंकना है। कल्चरल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए ये कंपनी का एक इंपॉर्टेंट प्लान है, निखिल ने तुरंत कहा। यहाँ तक कि फैमिली के लिए भी ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी हम कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए हैं। आजकल के ज्यादातर यंग आर्टिस्ट एक तरह से कहूं तो कम दिमाग वाले हैं। किसी में भी वो वाली बात नहीं है रियली, लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मेल नहीं खाता हूँ। मिहिर की बात सुनकर निखिल ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं छोटे सरकार। मिहिर ने जल्दी जल्दी से कहा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। कहते हुए मिहिर ने फोन काटा और जैसे ही वो मुड़ा तो उसने पाया कि वो लड़की ऑलरेडी वहां से जा चुकी है। दवाइयों और फ्लो क्लीनर की एक जबरदस्त तेज गंध उसके महसूस हुई। उसने चारों तरफ उस लड़की को देखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो वहां लड़की कभी थी ही नहीं। बस हवा में घुल रही एक ठंडी और मिस्टीरियस स्मेल से उसने अंदाजा लगाया कि वो लड़की जा चुकी है। मिहिर उसे ढूंढना चाहता है, लेकिन ना जाने क्यों उसके बढ़ते कदम वही रुक, और इसके बाद मिहिर भी हॉस्पिटल से निकल गया और टैक्सी पकड़कर वापस कॉलेज आ गया। तारांकन 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 तारांकन। अगले 3 दिन मिहिर का मूड बहुत खराब रहा। उसकी शिकायत पर रिसेप्शनिस्ट को भी नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसे उसके बाद से वो लड़की दोबारा नहीं मिली थी। उसने कई बार आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाकर देखा, लेकिन उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी और ना ही वो उस लड़की का नाम जानता था जो उसके बारे में किसी से पूछ ले। चौथे दिन जैसे ही मिहिर क्लास खत्म करके बाहर निकला, अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मिहिर। यह आवाज उसके लिए जानी पहचानी भी थी और अनजान भी। मिहिर तुरंत ही तेजी से पीछे मुड़ गया और उसने पाया कि उसके सामने वही लड़की खड़ी है। पिछले 3 दिनों से उसने इस लड़की को नहीं देखा था और आज देखा तो मिहिर ने पाया कि उसका चेहरा पहले के मुकाबले पीला पड़ गया था। लड़की ने अपने बैग से नोटों की एक गड्डी निकाली और मिहिर की ओर बढ़ा दी। उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये वो पैसे हैं जो तुमने मेरे डैड के लिए हॉस्पिटल में जमा कराए थे। उसकी बात सुनकर मिहिर हैरान था और उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से नोटों का बंडल ले लिया। लड़की मुड़कर जाने ही वाली थी कि मिहिर ने उससे रोकते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? संध्या, लड़की ने जवाब दिया और तेजी से वहां से चली गई। तारांकन तारांकन तारांकन। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर कौन है संध्या? क्यों मिहिर को हो रही है उससे इतनी हमदर्दी? क्या चल रहा है मिहिर के माइंड में? क्या होगा जब इस लड़की को मिहिर की असलियत के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए रीजी राइसी पॉकेट एफएम पर। CH4 ब्रेक द कार। खूबसूरत चेहरे मगर दिल काले हैं। ये इश्क पर नहीं पैसों पर मरने वाले हैं। मिहिर बेचैन होकर इधर उधर संध्या को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी, ब्रो कहाँ रहता है तू आजकल? काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया। कोई लड़की वड़की पटा ली है क्या? अचल ने अचानक मिहिर के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, वैसे उधर क्या देख रहा है?
कुछ नहीं यार, मैं बस यूं ही कुछ सोच रहा था। मिहिर मुस्कुराया। अपने तीनों दोस्त अचल, कार्तिक और विवान के आ जाने से मिहिर का ध्यान टूटा। ठीक है, तुम सोचते रहो, मैं तो जा रहा हूँ डेट पर। अचल ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से एक और बढ़ गया। ये साला डेट करते करते थकता नहीं है क्या? कार्तिक अचल को जाते हुए देख मुस्कुराया और वो तीनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। अचल को हॉस्टल का सबसे खुश इंसान कहा जाता है। रूपाली और वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ही खुश है और मिहिर और बाकी दोस्त भी अपने दोस्त के लिए काफी खुश है। जैसे ही वो लोग कॉरिडोर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के बगल में ही एक BMW कार पार्क है और उसके आगे अचल अपनी मुठिया भींचे खड़ा है। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वह किसी को जान से मारने वाला है। अरे यार, फिर से नहीं, ये तो वो जंगली सुअर की कार है ना? विवान ने फुसफुसाते हुए कार्तिक से कहा। BMW में बैठा शख्स कॉलेज का एक बहुत ही मशहूर रईसजादा है। वैसे तो उसका नाम रोनी रायजादा है, लेकिन उसके लंबे कानों और मोटे चेहरे की वजह से सब लोग उसे पीठ पीछे जंगली सुअर कहते हैं। रोनी ने एरोगेंटली कार की विंडो डाउन की और अचल पर चिल्लाया, यू ब्लडी बास्टर्ड। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? रूपाली अब से मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल दो और आइंदा मेरी गाड़ी के सामने आए तो मैं ब्रेक लगाने की जहमत भी नहीं उठाऊंगा। अचल को गुस्से में देखकर रूपाली सन रह गई और दरवाजा खोलकर कार से उतरी। उसने अचल को देखते हुए कहा, अचल, तुम भी जानते हो कि हम दोनों के बीच अब ये रिलेशनशिप और नहीं चल सकता। रूपाली, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम उसके पैसों के लिए उसके साथ हो और मेरा प्यार वो इसके पैसों के सामने कुछ भी नहीं? गुस्से से अचल की पूरी बॉडी कांप रही है। कल तक ही तो हम दोनों कितने खुश थे साथ में, और आज तुम, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? साला ये सारी लड़कियां एक जैसी होती है, थोड़े से पैसे फेंको और किसी के भी बिस्तर पर बिछ जाएंगी। मिहिर के मन में रूपाली के लिए गुस्से का एक ज्वार उमड़ रहा है। उसे लग रहा है कि मानो तारा एक बार फिर से उसके सामने खड़ी है। उसने एक हिकारत भरी नजर रूपाली पर डाली और अचल को देखा, जिसे देखकर लग रहा है कि वह पूरी तरह से पागल हो गया है, और अचानक वो BMW की ओर दौड़ा और उसके फ्रंट डोर पर 2-3 मुक्के बरसा दिए। भाई अब तो हो गया कांड, इस बार तो अचल की पक्का लगने वाली है। विवान बुदबुदाया, वो कुछ ज्यादा ही इंपल्सिव हो रहा है यार। कार्तिक बोला, बड़ी, ये गाड़ी उस जंगली सुअर की सबसे फेवरेट गाड़ी है। लड़की पटाने के लिए BMW से बढ़िया क्या हथियार होगा? विवान ने कार को देखते हुए कहा। अचल की हरकत देखकर रोनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तेजी से गाड़ी से उतरकर अचल की कॉलर पकड़ ली। अगले ही पल उसने उसके चेहरे पर एक पंच मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार को हिट करने की? कार पर एक हल्की सी खरोच भी आ गई ना तो तुम्हें बेचकर भी उस नुकसान की भरपाई नहीं होगी। भिखारी कहीं का। अपने सामने के हाल को देखते हुए मिहिर तेजी से अचल की मदद करने उसके पास पहुंचा और रोनी का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। भाई इतना भी क्या गुस्सा है? एक दो ही पंच तो मारे हैं उसने, और उसने गाड़ी को मारा, तूने उसको मार दिया, हो गया हिसाब बराबर। और वैसे भी ये बस एक कार है, लेकिन तुझे लड़ना ही है तो मुझसे लड़ ले। मिहिर मुस्कुराते हुए रोनी से बोला। मिहिर की फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है और उसने बचपन से ही कराटे और कुश्ती की काफी ट्रेनिंग हासिल की हुई है। उसकी स्किल्स भी काफी अच्छी है और वह अपने सामने खड़े रोनी को आसानी से धूल चटा भी सकता है। ऐसे अचानक अपने सामने किसी लड़के को देखकर रोनी गुस्से में और तमतमा उठा, कौन है भाई तू और बीच में क्या करने आया है? इससे पहले कि मिहिर कोई जवाब देता, रूपाली बीच में बोल पड़ी, ये मिहिर है रोनी, अचल का दोस्त और भंगार उठाने का काम करता है। रूपाली की बात सुनते ही रोनी जोर जोर से हंसने लगा और वहां इकट्ठा हो चुकी भीड़ की तरफ देखते हुए बोला, सुना क्या तुम लोगों ने? ये भंगार बेचने वाला कबाड़ी बेवकूफ लड़का बोल रहा है कि सिर्फ एक कार ही तो है। तू मुझे ये बता कि क्या तू इस कार को खरीद सकता है? कार तो छोड़, इस कार का एक पहिया खरीदने में भी तेरी पूरी उम्र निकल जाएगी। चल निकल अब यहाँ से। रोनी की बात सुनकर रूपाली के साथ साथ सब लोग भी हंसने लगे, लेकिन मिहिर बिना कुछ कहे बस एकटक उसे घूरता रहा। रोनी ने जब देखा कि उसके सवालों के जवाब में मिहिर ने कुछ नहीं कहा तो वह अचल की ओर मुड़ते हुए बोला, देखो मैं तुम जैसे कबाड़ी का काम करने वालों के मुंह नहीं लगना चाहता और ना ही यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहता हूँ। तुमने मेरी गाड़ी को डैमेज किया है, इसलिए चुपचाप 50,000 रुपए निकालो। रोनी की बात सुनकर सब लोग सन रह गए। 50,000 रुपए हॉस्टल के कई लड़कों ने तो एक साथ इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। तभी रोनी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, मैं भी तुम भिखमंगों से क्या कह रहा हो? तुम्हारी तो 7 पुश्तों ने भी कभी इतने पैसे नहीं देखे होंगे। तुम लोग एक काम करो, तुम्हारे हालत देखकर मुझे दया आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग बस 5,000 रुपए निकालो और मामले यही रफा दफा करो। अचानक मिहिर आगे बढ़ते हुए कार के आगे खड़ा हो गया और सर्द आवाज में बोला, भाई पहले तो ये बता कि तेरी गाड़ी को डैमेज कहां पर हुआ है? अगर सिर्फ एक पंच से तेरी गाड़ी डैमेज हो रही है तो ड्यूड मुझे लगता है कि तू लोकल माल उठा लाया है। मिहिर की बात आग में घी डालने जैसी थी। कार्तिक ने तुरंत ही उसे एक और खींच लिया और बोला, भाई कम बोल। उसके हाव भाव देखकर पहले ही पता लग रहा है कि यह लोग आज अचल की चटनी बनाने वाले हैं। वही मिहिर की बात सुनकर रोनी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। ये BMW कार लड़की पटाने में उसे एडवांटेज देती है, लेकिन मिहिर कह रहा है कि उसकी कार नकली है। उसने रूपाली की ओर देखते हुए कहा, रूपाली, जो भी बात है तुम सबको सब कुछ सच सच बता दो। तुम बताओ कि तुम्हें उस भिखमंगे के साथ रहना है या फिर मेरे साथ? आज इस चैप्टर का फुल एंड फाइनल हो ही जाए। रूपाली के लिए ये किसी बम से कम नहीं है। ये सच है कि कॉलेज की लगभग सभी लड़कियों को अमीर बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन वो साथ ही साथ सबको ये भी दिखाना चाहती है कि वो उनके साथ पैसों के लिए नहीं है, और रूपाली इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसकी फैमिली कंडीशन कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके पास एक सुंदर चेहरा है। उसे हमेशा से ही एक लग्जरियस लाइफ चाहिए थी और अचल के साथ रिलेशनशिप में उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी।
वो बात अलग है कि अचल उसे खुश रखने की हर कोशिश करता था, लेकिन आज जब उसने उसे रोनी के साथ देखा तो उसका दिल वाकई में टूट गया है। मिहिर, तुम्हें इस सब से क्या लेना देना है? मैं किसके साथ घूमती हूँ और किससे प्यार करती हूँ, इसमें मेरी मर्जी होनी चाहिए, रूपाली ने डरते डरते कहा। प्यार करती हो? किससे? लड़कों से या उनके पैसों से? मिहिर ने हिकारत भरी आवाज में कहा। उसने रूपाली के चेहरे से उसका मुखौटा खींच लिया था और अचल के कंधे पर अपनी बाजू रखते हुए बोला, भाई ध्यान से मेरी बात सुन। पैसे के लिए अपना शरीर बेच देने वाली लड़कियां बाजारू होती हैं, इसलिए उसके लिए अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही रूपाली गुस्से से मिहिर को घूरने लगी। अब तक वहां काफी लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है और झगड़े की बात सिक्योरिटी तक भी पहुंच चुकी है। जैसे ही वार्डन राजेंद्र को झगड़े की खबर मिली वो तुरंत वहां आ गया। मिहिर, अचल, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या तुम भीड़ इकट्ठा करके यहाँ लड़ाई शुरू करवाना चाहते हो? भीड़ के बीच से उनके नजदीक बढ़ता हुआ वार्डन चिल्लाया। सर, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये लड़का बिल्डिंग से बाहर आया और मेरी कार को अटैक करने लगा। मैंने जब इन लोगों से अपनी कार का कंपनसेशन मांगा तो ये लोग मेरे साथ लड़ाई करने लगे। वार्डन को वहां आता देख रोनी के मुंह पर एक क्रूर और बेशर्म मुस्कान उभर आई। रोनी की बातों से वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। वार्डन अचल और मिहिर पर चीखते हुए बोला, तुम लोग कम से कम अपनी हैसियत तो देखो, चले हो इतनी महंगी कार को नुकसान पहुंचाने। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी इसकी भरपाई करते करते। अक्ल वक्ल है भी कि नहीं तुम लोगों में? जल्दी जल्दी इस बात को यही खत्म करो और माफी मांगो इससे। मिहिर वार्डन को जवाब देने ही वाला होता है कि रोनी उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। सर, मेरी गाड़ी बहुत महंगी है, अगर हल्के से भी खरोच आई तो पूरी गाड़ी को दोबारा पेंट करना पड़ता है। सिर्फ माफी मांगना ही तो इसके लिए काफी नहीं होगा ना? रोनी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा और बोला, पहले 5,000 रुपए दो और तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। अपनी हैसियत के बाहर कुछ करोगे तो उसका नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अचल की मुठिया भिंच गई। ये देखकर मिहिर को अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लगने लगता है, लेकिन अगले ही पल मिहिर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थिरकने लगी। उसने एक खुरापाती नजर गाड़ी पर डाली और रोनी से पूछा, तुमने कितने में खरीदी थी ये गाड़ी? मिहिर की बात सुनकर रोनी चौंक उठा और अपने कदम पीछे हटाते हुए बोला, क्या हुआ? तुम क्या करना चाहते हो? मिहिर ने कहा, वो तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा। मिहिर के चेहरे के भाव ये साफ बता रहे हैं कि वो कुछ करने वाला है। मिहिर के चेहरे की मुस्कान देखकर रोनी ने घबराते हुए वार्डन से कहा, सर देखिए ये कहीं कुछ उल्टा तो नहीं करने वाला। इतनी देर में भीड़ में खड़े कुछ हॉकी प्लेयर्स के हाथ से मिहिर ने हॉकी छीन ली और रोनी की गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। ये देखते ही वार्डन ने कहा, मिहिर ये क्या बदतमीजी है? वही रुक जाओ जहां खड़े हो। लेकिन मिहिर ने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा जाकर धड़ाम की आवाज के साथ रोनी की हेडलाइट पर तेजी से हॉकी दे मारी। ये देखते ही रोनी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। अबे ओह भिखारी, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? मिहिर ने दूसरी हेडलाइट की ओर बढ़ते हुए कहा, बहुत पैसे वाला है ना तू, तो क्या फर्क पड़ता है इतने से नुकसान पर? वार्डन ने भी चिल्लाते हुए मिहिर के दोस्तों से कहा, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, रोको इसे। लेकिन मिहिर के दोस्त भी मिहिर को ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन मन ही मन उन्हें बहुत खुशी भी महसूस हो रही होती है। देखते ही देखते मिहिर साइड मिरर की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर रोनी की जान निकलने लगी, लेकिन मिहिर के हाथ में हॉकी देखकर वो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ा मगर दूर दूर से चिल्लाने लगा, अरे कोई रोको इसे, ये मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर देगा। उसके इतना कहने से पहले ही मिहिर ने धड़ाम से साइड मिरर पर हॉकी मारी और मिरर का सारा कांच टूटकर जमीन पर बिखेरने लगा। ऐसे ही मिहिर ने दूसरा मिरर तोड़ दिया और फिर रूपाली के बालों से उसकी हेयर पिन खींचकर मिहिर ने रोनी की कार के चारों टायर्स की हवा निकाल दी। फिर हॉकी को एक और गिराकर रोने के सामने खड़ा हो गया, अब बोल कितना खर्चा हुआ तेरा? ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। रोने ने चीखते और चिल्लाते हुए कहा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम्हें हवालात की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम भी रोनी रायजादा नहीं। मिहिर ने अपने बाल सेट करते हुए कहा, सिर्फ कह ही रहा है यार, पुलिस को बुला तो सही। जल्दी करना यार। तभी वार्डन ने मिहिर को झिंझोड़ते हुए कहा, ये क्या किया तुमने मिहिर? अब तुम्हें और तुम्हारे इस दोस्त को रेस्टिकेट होने से कोई नहीं रोक सकता। कितने ब्राइट स्टूडेंट हो तुम और इतनी गंदी हरकत। अब कॉलेज से भी जाओगे और जेल की हवा भी खाओगे। इतना कहकर वार्डन जल्दी से मैनेजमेंट को इस बात के बारे में बताने के लिए वहां से चला गया और तभी रोनी ने पुलिस को फोन कर दिया। ये देखते ही मिहिर के सारे दोस्त हक्के बक्के रह गए। तो क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या करेगा मिहिर? क्या उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी? क्या मिहिर को अपने दोस्तों समेत जेल जाना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए राइसी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH5 राइस ज़्यादा। तारांकन 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 तारांकन। दौलत का गुरूर किसी और को दिखाना। हम तो रिश्तों को असली दौलत मानते हैं। रोने ने जैसे ही मिहिर को उसकी गाड़ी तोड़ते देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने मिहिर को सजा दिलवाने के लिए पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस का नाम सुनते ही अचल के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। तभी मिहिर ने अपने तीनों दोस्तों से कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अचल ने आगे आते हुए कहा, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ मेरी वजह से हुई है। तू जा यहाँ से मिहिर, मैं ये इल्जाम अपने सिर पर ले लूंगा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तूने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ मेरे लिए किया है। मिहिर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अचल अभी के लिए सब भूल जा और चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ कर। अपने दोस्त पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। फिर मिहिर ने विवान और कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग अचल को लेकर चले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से सब निपटा कर तुम्हें रूम में ही मिलूंगा। वो तीनों मिहिर की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी मिहिर को वहां छोड़कर जाने का मन नहीं था। उनके जाते ही मिहिर ने किसी को फोन किया, मेरी लोकेशन पर पहुंचिए अभी के अभी।
अभी कुछ ही देर बीती है कि पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनने लगता है और एक पुलिस जीप वहां आकर रुकती है। पुलिस के आने के बाद भी मिहिर के चेहरे पर कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। ये देखकर रोनी को अटपटा जरूर लगता है, लेकिन उसने मिहिर को घूरते हुए कहा, अब निकलूंगा तेरी सारी अकड़। बड़ा हीरो बन रहा था ना मिहिर, बस एक्सपेल होने की तैयारी कर ले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रोनी ने पुलिस को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा। वो इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देने वाला है। उसका पूरा बदन गुस्से की आग में जल रहा है। पुलिस को देखकर रूपाली भी जैसे जोश में आ गई और तेजी से मिहिर के सामने आई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? तुमको मेरी लाइफ में टांग अड़ाने का हक किसने दिया है? मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ रहूं, जिसे चाहूं डेट करो। बीच में तुम बोलने वाले कौन होते हो? मैं पहले बेवकूफ थी जो अचल के साथ थी, लेकिन वह मुझे कुछ भी नहीं दे सकता और इसीलिए मैं। इससे पहले कि रूपाली की बात पूरी होती, पुलिस उनके पास पहुंच जाती है। रोनी ने जल्दी से उनके करीब जाते हुए कहा, सर मैंने ही फोन किया था आपको। पकड़ लीजिए इस कबाड़ी वाले को, इसी ने मेरी कार की ये हालत की है। पुलिस वालों ने एक नजर गाड़ी को देखा और वहां जमा लोगों को देखते ही चिल्लाते हुए कहा, अरे सब निकलो यहाँ से, कोई तमाशा चल रहा है क्या? पुलिस को यूं फटकारते देखकर सभी स्टूडेंट्स इधर उधर भाग गए। फिर एक पुलिस वाला मिहिर के करीब जाते हुए बोला, ज्यादा गर्मी चढ़ी है तुझे लड़के? इससे पहले कि मिहिर कोई जवाब देता या पुलिस वाला आगे कुछ बोलता, कार के टायरों की चरमराह की एक तेज आवाज गूंजी और सबका ध्यान उस ओर हो गया। इनके सामने एक बेंटले कार आकर रुकी। उस चमचमाती गाड़ी को देखकर रोनी की आंखें खुली की खुली रह गई। अगले ही पल गाड़ी की ड्राइविंग सीट से निखिल बाहर निकले। निखिल तेजी से चलकर मिहिर के पास पहुंचते ही बोले, छोटे सरकार, मैं एक काम से पास में ही आया हुआ था तो आपका कॉल आते ही सीधे आ गया, कहिए क्या बात है? निखिल को वहां देखकर पुलिस वाले ने भी उनको पहचान लिया। अरे निखिल जी, आप यहाँ और ये? पुलिस वाले ने मिहिर की ओर देखते हुए कहा। निखिल ने पुलिस वाले से हाथ मिलाते हुए कहा, ये छोटे सरकार है। ये सुनते ही पुलिस वाला हक्का बक्का रह गया और झट से मिहिर से बोला, माफ कीजिएगा लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं था। मिहिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। वहीं निखिल को वहां देखकर रोनी ठगा सा खड़ा रह गया। उसे इस आदमी की सूरत जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कि उसने कहाँ उन्हें देखा है। और उसके लिए सबसे अचंभे की बात यह है कि यह आदमी मिहिर को छोटे सरकार कह रहा है। वो मिहिर जिसे अभी थोड़ी देर पहले तक रोनी कबाड़ी वाला, भंगार उठाने वाला कह रहा था। रूपाली भी अपने सामने ये सब देखकर सन रह गई। उसने एक नजर निखिल पर डाली और हिकारत के साथ बोली, वाह, अब तुमने नौटंकी वालों को भी अपने साथ मिला लिया है क्या? कितने पैसे दिए हैं इसको? तुम अपनी बकवास बंद करो, रोनी ने सर्द आवाज में रूपाली से कहा और चेहरे पर एक मुस्कान लिए निखिल की ओर मुड़ा। आई थिंक मैं आपको जानता हूं लेकिन याद नहीं आ रहा मिस्टर। रोनी को इस तरह किसी से इज्जत के साथ बात करते हुए देखना बहुत ही रेयर है। हालांकि वह थोड़ा घमंडी किस्म का इंसान है, लेकिन निखिल के पहनावे को देखकर यह अंदाजा लगा सकता है कि यह बंदा कोई आम आदमी नहीं है। हेलो, मैं निखिल पटवाल हूँ, एसबी ग्रुप्स का चेयरमैन, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। एसबी ग्रुप? रोनी यह नाम सुनकर दंग रह गया। उसको लगा कि उसके पैरों में जान बिल्कुल भी नहीं बची है। एसबी ग्रुप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है। उनका बिजनेस केवल मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में भी है। मुंबई में तो आधे से ज्यादा असेट्स उन्हीं के हैं। रोनी को लगा कि मानो उसकी सांसें हलक में ही अटक गई है। उसने अपने कांपते हाथों से रूपाली का हाथ पकड़ा और कहा, रूपा, इनकी प्रोफाइल चेक करो। रूपाली उसके कहने का मतलब समझ गई थी। उसने तुरंत अपने फोन निकालकर गूगल किया और हैरानी के साथ अपने फोन की स्क्रीन रोनी के आगे कर दी। एसबी ग्रुप के चेयरमैन की फोटो में और कोई नहीं बल्कि निखिल ही मौजूद है, जो इस वक्त बिल्कुल उसके सामने खड़े हैं। रोनी और रूपाली सदमे से जड़ हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग आगे क्या कहें। मामला आईने की तरह बिल्कुल साफ है। वो लोग निखिल से भी उलझने के काबिल नहीं है और उन्होंने मिहिर से पंगा ले लिया था, जो कि निखिल का भी बॉस है। चाहे रोनी हो या रूपाली, दोनों ही कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि एक भंगार उठाने वाला लड़का इतना अमीर कैसे हो सकता है। निखिल, मैंने आज इसकी कार तोड़ी है और इसकी गाड़ी की कीमत लगभग 50 लाख रुपए होनी चाहिए, मिहिर ने एक इमोशनलेस टोन में निखिल से कहा। लेकिन मैं अपना गुस्सा जाहिर ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर इसके पूरे फैमिली बिजनेस को तबाह कर दे तो कैसा रहेगा? मिहिर की बात सुनकर एक मिनट के लिए तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सदमे से रोनी की आंखें फटी की फटी रह गई। अगर सच में मिहिर एसबी ग्रुप का बॉस है तो ये करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह मिहिर को शांत करने के लिए क्या करे। उसे मनाने के लिए वह उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगने के लिए भी तैयार है। सबसे पहले रोनी ने पुलिस वालों से कहा, सर आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे किसी की कोई शिकायत नहीं करनी। आप लोग यहाँ आए उसके लिए थैंक यू। पुलिस वाले भी जानते हैं कि इतने बड़े लोगों से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा और फिर उन्होंने निखिल और मिहिर की ओर देखते हुए कहा, हम लोग चलते हैं, आपको कोई तकलीफ हो तो हमें बताइएगा। पुलिस के वहां से जाते ही मिहिर ने निखिल की ओर देखते हुए कहा, निखिल, इसके 50 लाख रुपए इसे दे दो और इसकी फैमिली की पूरी डिटेल निकाल कर मुझे दो। मैं इन लोगों को रोड पर लाकर छोड़ूंगा। मिहिर की बातें सुनकर रोनी का दिल दहल गया। वह पहले ही समझ चुका है कि उसने ऐसी जगह टांग अड़ाई है जहां उसे कोई नहीं बचा सकता। वहीं रूपाली ये देखकर और भी ज्यादा नर्वस हो गई। उसे बिजनेस की कोई भी समझ नहीं है, बल्कि वह तो बस अमीर लड़कों के साथ घूमने की शौकीन है ताकि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। उसे क्या पता था कि जिस लड़के को वो मामूली चिराग समझ रही थी, वो कोई जलता सूरज निकलेगा। रोनी की हालत देखकर वह समझ चुकी है कि उसकी औकात मिहिर के पांव की जूती के बराबर भी नहीं है। अचानक सबको चौंकाते हुए रोनी अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना सिर झुकाकर माफी मांगते हुए बोला, निखिल जी,
मिहिर सर, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था और बोलने से पहले सोचना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती पर वाकई शर्मिंदा हूँ। ये सब तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम दूसरे की मजबूरियों का फायदा उठाते हो तो ये क्यों भूल जाते हो कि ऐसा भी वक्त आ सकता है जब तुम मजबूर हो जाओ। मिहिर ने एक ठंडी नजर रोनी और रूपाली पर डाली। अगर यह उसकी बात होती तो शायद वह माफ कर भी देता, लेकिन इन लोगों ने उसके दोस्तों को तकलीफ पहुंचाई थी। वो इन लोगों को कैसे छोड़ सकता है। रोनी जानता है कि वह मिहिर की बात को नहीं काट सकता और इसीलिए वह चुपचाप उठकर खड़ा हो गया और बोला, मिहिर सर, आज के बाद मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसकी चापलूसी भरी शक्ल देखकर मिहिर को भी इनकंफर्टेबल फील होने लगा। निखिल, सबसे पहले आप मेरे लिए एक सेक्रेटरी ढूंढिए। इन छोटे मोटे मामलों से मैं खुद ही निपट लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बार बार आपको तकलीफ हो और आप अपना काम धाम छोड़कर मेरे पास दौड़े चले आए। रोनी की चापलूसी को नजरअंदाज करते हुए मिहिर ने निखिल से कहा और सीधे हॉस्टल की ओर बढ़ गया। वो 2 कदम चला ही है कि उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो अचानक रोनी और रूपाली की ओर पलट गया। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी किसी से भी आज के बारे में कोई भी बात की तो फिर जो भी अंजाम होगा उसके लिए मुझे कुछ मत कहना। रूपाली और रोनी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं ही। वह अच्छी तरह जान चुके हैं कि मिहिर उनके लिमिट से बाहर की चीज है। चिंता मत कीजिए सर, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। रोनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। हालांकि रूपाली इस बात को राज नहीं रखना चाहती है, लेकिन रोनी को भीगी बिल्ली बने हुए देखकर उसकी भी हिम्मत नहीं हुई और उसने डर से अपना थूक गटका। मिहिर ने इसके बाद उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और निखिल के साथ हॉस्टल की ओर बढ़ने लगा। छोटे सरकार, क्या इन लोगों को पनिश करने में आपको मेरी कोई मदद नहीं चाहिए? निखिल ने चलते चलते मिहिर से पूछा। आपको इन छोटी छोटी चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये सारे छोटे मामले में खुद ही देख लूंगा। बल्कि आपको मेरे लिए एक खास काम करना है। मैं मुंबई के हमारे बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, तो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मिहिर आखिरकार अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अपने रूप में आ चुका है। अगर उसे खुद को फैमिली बिजनेस का वारिस साबित करना है तो उसे जल्दी से अपने पंख फैलाकर अपनी एबिलिटी सबको दिखानी ही पड़ेगी। उसकी बात सुनकर निखिल के चेहरे पर मुस्कान उभर आए और बोले, छोटे सरकार, आप मैच्योर हो गए हैं। आपके डैड ये सुनकर बहुत खुश होंगे। ठीक है, अभी तुम जाओ और खुद को लो प्रोफाइल रखना। अगर मुझे कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मिहिर ने मुस्कुराते हुए निखिल को अलविदा कहा। तारांकन तारांकन तारांकन। अभी मिहिर अपने हॉस्टल रूम के आधे रास्ते में ही है कि रोनी ने कहीं से उसका नंबर लेकर उसे कॉल कर दिया। मिहिर सर, मैं वार्डन के पास जाकर सारे मैटर को हैंडल कर लूंगा। आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे कार के पैसे भी नहीं चाहिए। तुम्हें कार के पैसे लेने ही होंगे। अब ये बात मेरी इज्जत पर है और 50 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हुए मिहिर ने कॉल कट कर दी। वह अब तक हॉस्टल में पहुंच चुका है। वह सीधे अपने कमरे में गया और पाया कि अचल बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा है। विवान और कार्तिक सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। भाई, वार्डन ने मुझे बुलाया था, वो हम लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे। मिहिर उसके बगल में बैठते हुए बोला। क्या? मिहिर की बात सुनकर अचल बिस्तर पर उछल पड़ा। भाई, तूने मुझे बहलाने के लिए झूठ तो नहीं बोला ना? क्या सच में हमें कोई सजा नहीं मिल रही? वार्डन के कमरे से लौटने के बाद से ही अचल इस बारे में सोचता जा रहा है। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है और अब कॉलेज से भी रेस्टिकेट होने की नौबत आ गई थी। लेकिन अब मिहिर की बात सुनकर उसे थोड़ी सी राहत मिली है। भाई, मुझे भूख लगी है यार, उसने शर्मिंदगी के साथ मिहिर से कहा। ठीक है, फिर कहीं बाहर चलते हैं, मिहिर ने मुस्कुराते हुए बोला। अचानक अचल उछलकर मिहिर के सामने आ गया और उसे घूरते हुए बोला, भाई, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि तूने भी हमसे अपनी असलियत छिपाकर ठीक नहीं किया है। अचल की ये बात सुनते ही मिहिर की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या सच में अचल को मिहिर की असलियत के बारे में पता चल गया है कि वो एक रईसज़ादा है? क्या जिस सच्चाई को मिहिर छुपाकर रखे हुए था वो सबके सामने आ जाएगी? क्या करेगा मिहिर अब? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए राइसी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तारांकन 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 तारांकन। CH6 कल्पना तनिष्क की बहन। मुझ में और मेरी किस्मत में हर बार यही जंग रही। मैं उसके फैसलों पर हैरान, वो मेरे हौसलों पर दंग रही। तारांकन तारांकन तारांकन। मिहिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय कर ही रहा होता है कि वहां पर वो गुंडे पहुंचकर हंगामा करने लगते हैं। मिहिर से ये सब देखा नहीं जाता और वो उठकर उस तरफ जाने लगता है। तब उसके दोस्त उससे पूछते हैं, तू कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, इन्हें बस थोड़ा सा सबक सिखाना है। मिहिर ने एक ठंडी आह भरी और उन गुंडों और श्रेया के बीच जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, अगर तुम लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हो तो पहले हमें इस बंदे की एक फोटो खींचनी होगी ताकि तुम बाद में हमें कोई धोखा ना दे सको। मिहिर ने मुस्कुराकर उन गुंडों के लीडर को घूरते हुए कहा। अब तू कौन है बे? और हमारे मामले के बीच में क्यों बोल रहा है? मिहिर की फिजिक देखकर उस गुंडे के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया, लेकिन फिर भी वह करते हुए बोला, मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, लेकिन जो मैंने कहा कि पहले हम उस आदमी की फोटो खींचेंगे और फिर हम भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे, ये जरूरी है। मिहिर ने उस गुंडे की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा। साले, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? अचानक मिहिर की बात सुनकर उन गुंडों का लीडर भड़क उठा और उसने मिहिर पर एक गुस्सा चला दिया, लेकिन मिहिर को चोट पहुंचाने के लिए उसकी स्पीड काफी कम रही।
मिहिर ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उस गुंडे का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। एक तड़ाक की आवाज हुई और उस गुंडे की हाथ की हड्डी टूट गई और इसी के साथ उस गुंडे का चेहरा भी सफेद पड़ गया। तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। दर्द और गुस्से से वह गुंडा चिल्लाया और इसी के साथ उसके दो आदमी उसको सपोर्ट करने आगे बढ़ाए। बॉस, तुम ठीक हो? उन दोनों आदमियों ने अपने लीडर से पूछा और इसी के साथ वह आदमी जिसे श्रेया ने पीटा था वह भी तेजी से दौड़ते हुए बाहर से अंदर आ गया। उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा है कि वह किसी भी तरह से घायल होगा। हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, है ना? मिहिर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता तो है कि जाना ही पड़ेगा, वरना मुझे डर है कि अगर कहीं देर हो गई तो तुम्हारा हाथ कटवाना पड़ेगा। उस आदमी की हथेली सूज गई है और वह दर्द से चिल्लाता जा रहा है। मिहिर तेजी के साथ पीछे मुड़ा और उसने कार्तिक को देखा और इसके साथ ही कार्तिक समझ गया कि मिहिर क्या चाहता है। वह भी तेजी से अपनी टेबल छोड़कर मिहिर के पास आया और बोला, भाई इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वही मिहिर को उस गुंडे का हाथ तोड़ते देखकर श्रेया शॉक्ड हो जाती है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि सिचुएशन इस तरह से चेंज होगी। पहले कुछ समय तो उसने रिएक्ट ही नहीं किया, लेकिन फिर अचानक गुस्से में मिहिर पर भड़कते हुए बोली, तुम लोग हो कौन? यह मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तुम लोग बीच में क्यों पड़ रहे हो? हम लोग बीच में नहीं आ रहे मैडम। ये बंदर बिना बात के शोर मचा रहा है और मुझे शोर करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मिहिर ने श्रेया को घूरा और कहा। वह समझ चुका है कि यह लड़की बहुत बड़ी गुस्सैल है और वह इस बात का उनसे बदला जरूर लेगी, भले ही उसने उसकी मदद के लिए ही यह सब कांड क्यों न किया हो। मिहिर का जवाब सुनकर पहले तो कार्तिक चौंका और उसने गुस्से में उसे घूरा, लेकिन फिर अपनी आवाज को नर्म बनाते हुए श्रेया से बोला, देखो अभी हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहां सिचुएशन पर डिस्कस करने के लिए काफी टाइम मिलेगा। कार्तिक की बात सुनकर श्रेया ने अपनी नजर उस पर डाली और कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, तुम लोग बाहर जाकर टैक्सी का इंतजाम करो, मुझे एक काम है, मैं उसे निपटा कर आती हूँ, श्रेया ने कहा और काउंटर की ओर बढ़ गई। तारांकन तारांकन तारांकन। मिहिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सड़क की ओर जा रहा है। यह पहली बार है जब उसे महसूस हो रहा है कि आदमी के पास अपनी पर्सनल कार होना कितना जरूरी है। जल्दी ही एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और मिहिर ने चौंक कर गाड़ी की तरफ देखा। कार्तिक, विवान, श्रेया और गुंडों का लीडर पहले से ही उस टैक्सी में बैठे हुए हैं। मिहिर ने भी गाड़ी का दरवाजा खोला और फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल। मिहिर ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को अपनी डेस्टिनेशन बताई। तुम करना क्या चाहते हो? देखो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, गुंडों का लीडर लड़खड़ाती आवाज में बोला। उसका कोई भी आदमी उसके साथ नहीं है और यह बात उसको और ज्यादा डरा रही है। वो लोग श्रेया का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस कोशिश में उसका हाथ टूट जाएगा। कुछ ही देर में टैक्सी सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और मिहिर और उसके दोस्त कार से उतर गए, लेकिन वह आदमी गाड़ी में ही बैठा रहा। क्या तुम्हें अपना चेकअप नहीं कराना है? जल्दी गाड़ी से बाहर निकलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी हरकत देखकर मिहिर आग बबूला हो गया। तुम लोग गाड़ी से सट कर खड़े हो, मैं बाहर कैसे आऊं? गुंडा डरती हुई आवाज में बोला। जल्दी से बाहर आओ वरना। मिहिर के चिल्लाते ही उस आदमी की गाड़ी में बैठे रहने की और हिम्मत नहीं हुई और वह चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गया। वह दर्द से कराह रहा है, लेकिन कोई भी आवाज निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है और इस कोशिश में उसका चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा है। मिहिर ने अपना पर्स निकालकर ड्राइवर को पैसे देने चाहे, पर तभी श्रेया ने उसे मना कर दिया। पैसे मैं दूंगी। मिहिर ने श्रेया की ओर देखा तो वह चौंक गया। पर्स के नाम पर उसके पास बस एक छोटा सा बैग है जिसमें बस 200-400 रुपए ही नजर आ रहे यही। उसमें से उसने 150 रुपए ड्राइवर को किराया दे दिया। मिहिर समझ चुका है कि श्रेया भले ही गरीब लड़की है, लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है, इसलिए उसने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही मिहिर और बाकी सब लोग हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर आ गए। रूम के अंदर डॉक्टर्स उस गुंडे का इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटल काफी अच्छा है। उन लोगों ने सबसे पहले उस गुंडे की कलाई का एक्सरे किया और उसके बाद उसका इलाज करना शुरू कर दिया। देखो, उसका हाथ मैंने तोड़ा है तो उसका बिल भी मुझे ही भरना चाहिए, इमरजेंसी रूम के बाहर मिहिर ने श्रेया से कहा। उसके हिसाब से ऐसा कहने पर श्रेया मना नहीं कर पाएगी, लेकिन श्रेया ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी आउट, लेकिन उसका बिल मुझे ही भरने दो। तुम लॉ डिपार्टमेंट स्कूल से हो ना, तो तुम्हें पता नहीं चला कि वह लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं और पैसे ऐंठना चाहते हैं? मिहिर ने हैरानी के साथ श्रेया को देखा। उसके हिसाब से लॉ स्टूडेंट को इतना दम नहीं होना चाहिए। मिहिर की बात सुनकर श्रेया मुस्कुरा दी और बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यह बिल का अमाउंट बहुत बड़ा होगा। यार ये मुझे अभी भी कबाड़ी वाला समझ रही है। मिहिर मन ही मन हंसा। सिंपल सी बात है कि जब उसने अपनी असलियत किसी पर जाहिर ही नहीं की है तो लोग उसे अभी भी कबाड़ी वाला ही समझेंगे। अचानक मिहिर का फोन बजा और एक अननोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। नए नंबर को देखकर एक पल के लिए तो वह चौंक गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। इसके बाद वह मुड़ा और कॉरिडोर के दूसरे एंड पर जाकर कॉल पिक कर ली। इसके साथ ही एक लड़की की पतली और चुलबुली आवाज उसके कानों में पड़ी, मी बिस्ट, मैं हूँ। मिहिर को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कि यह कौन हो सकता है। लेकिन अगर उसे मिस्टर बिस्ट कहा गया है तो जाहिर तौर पर यह निखिल के किसी आदमी की आवाज होनी चाहिए। माफ कीजिए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, मिहिर ने इस आवाज के मालिक को याद करते हुए कहा। मिस्टर बिस्ट, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कल्पना हूँ। दूसरी ओर से लड़की के हंसने की आवाज आई। ओह, फाइनली मिहिर ने रिएक्ट किया। पिछली बार जब उसकी मुलाकात कल्पना से हुई तो उसने मिहिर की बहुत बेइज्जती की थी। मिहिर को सब याद आ गया और उसने खुद को शांत किया और पूछा, क्या बात है?
मुझे निखिल सर ने आपकी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। क्या? मिहिर चौंक उठा। हालांकि कल्पना काफी चालाक और कैपेबल लड़की है, लेकिन जाहिर तौर पर सेक्रेटरी बनाने के लिए वह मिहिर की पहली पसंद नहीं है। लेकिन मिहिर ने किसी तरह खुद को शांत किया। ये टाइम इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं है। ठीक है, तो तुम अभी के अभी सिटी सेंटर हॉस्पिटल आ जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। दूसरी तरफ से कल्पना की आवाज आई। तारांकन तारांकन तारांकन। मिहिर सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में एक बेंच पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव है और वो कार्तिक को श्रेया से बात करते हुए देख रहा है। कार्तिक जहां श्रेया पर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में है, वहीं श्रेया के चेहरे पर इंप्रेशन साफ देखा जा सकता है, मानो उससे कह रही हो कि अगर तुम्हारे पास कोई ढंग की बात नहीं है तो चुप क्यों नहीं हो जाते। श्रेया की बेरुखी को कार्तिक ने भी महसूस किया और उसका चेहरा उतरने लगा। वह खुद में एम्बेरेस्ड फील करने लगता है और मदद के लिए उसने मिहिर की ओर देखा। कार्तिक, अपने कॉलेज में वह जो फोटोग्राफी का कंपटीशन होने वाला है ना, मुझे लगता है कि उसके लिए श्रेया सूटेबल मॉडल होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें श्रेया को अपना मॉडल बनाना चाहिए। विनिंग अमाउंट को तुम दोनों आपस में बांट लेना। मिहिर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मिहिर की बात सुनकर कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन फिर तुरंत उसने मिहिर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ श्रेया, मेरे ख्याल से तुम परफेक्ट मॉडल हो। फोटोग्राफी कंपटीशन? श्रेया चौंकते हुए बोली, लेकिन मैंने तो ऐसे किसी कंपटीशन के बारे में नहीं सुना है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो क्या? अरे हम सच बोल रहे हैं यार। कार्तिक बात संभालते हुए बोला, ये बात मेरे दिमाग से उतर गई थी, लेकिन अभी मिहिर ने कहा तो दोबारा याद आ गई। 10,000 रुपए की प्राइज मनी मिल रही है। जब वापस जाऊंगा तो इसका पैम्फलेट ढूंढकर तुम्हें भेज दूंगा। ओह, लेकिन हमारे पास से एक दूसरे का नंबर ही नहीं है ना? इतना कहते हुए उसने अपना फोन निकालो और मोबाइल निकालकर उस पर मिहिर को मैसेज टाइप किया, भाई ये कंपटीशन रियल वाला है ना? ऐसी हवा में तो बात नहीं छोड़ दी। इसको पैसे कहाँ से देंगे? मिहिर ने उसका फोन लिया और उस पर टाइप किया, तू टेंशन मत ले, अपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा लेंगे कॉलेज में। इतना लिखकर मिहिर ने उसका फोन लौटा दिया और तभी उसकी नजर कॉरिडोर के आखिर में खड़ी कल्पना पर पड़ी। कल्पना काफी होशियार है और मिहिर को डिस्टर्ब करने से बचने के लिए कोने के एंड में ही उसका इंतजार करने लगती है। कल्पना को देखते ही मिहिर उठकर खड़ा हो गया और उन लोगों से वॉशरूम जाने का कहकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कल्पना भी किसी वार्ड को ढूंढने का नाटक करते हुए उसका पीछा करने लगी और चलते चलते ही उसने एक्साइटेड होकर पूछा, छोटे सरकार, आप मुझसे क्या काम कराना चाहते हैं? मिहिर ने आज की पूरी घटना उसे कहकर सुना दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इन तीनों को कोई अच्छा सा सबक सिखाओ। कर लोगी ना? ऑफकोर्स कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद उनमें से कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ से जाने के बाद ही वापस आना, मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन जैसे ही वह कोने तक आया, उसने देखा कि कार्तिक चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन लेकर चारों ओर कुछ ढूंढ रहा है। कार्तिक, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? मिहिर ने खुद को काम रखने की पूरी कोशिश की। भाई तूने देखा वो अभी जो लड़की यहाँ से गई ना, वो तनिष्क की बड़ी बहन है। क्या? कार्तिक की बात सुनकर मिहिर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कल्पना तनिष्क की बड़ी बहन निकलेगी। तू उस लड़की के बारे में बात कर रहा है न, जो अभी वार्ड खोजते हुए इधर से गई है? उसने एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा कार्तिक से पूछा। हाँ भाई, वो तनिष्क की बहन है। तारांकन तारांकन तारांकन। तो क्या होगा जब तनिष्क को सच्चाई पता चलेगी? क्या वो इस बात को छुपा पाएगा? क्या मिहिर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए राइसी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH7 सिंघनिया फैमिली। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। कल्पना तनिष्क की बहन है, ये सुनकर मिहिर हैरान रह जाता है और कुछ देर के बाद सभी लोगों के साथ हॉस्पिटल से कॉलेज के लिए निकल जाता है। उस गुंडे की हथेली पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया है। इमरजेंसी रूम से बाहर आने से पहले उसने डरते हुए दरवाजे से मुंडी बाहर निकाल कर देखा कि मिहिर और बाकी लोग अब भी वहां है या नहीं, लेकिन वहां मिहिर और बाकी लोगों की जगह सिर्फ एक लंबी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। जैसे ही लड़की की नजर उस पर पड़ी तो वह मुस्कुराते हुए उससे बोली, अब भी छोटे सरकार से लड़ने का इरादा है क्या? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। एक बात याद रखना कि आज का मैटर यहीं पर खत्म होता है, और अगर आज के बाद तुम मुझे गलती से भी छोटे मालिक के आसपास दिख गए तो फिर जो भी होगा उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। उस लड़की के कहने का अंदाज बहुत ही घटिया था, जिससे नाराज होकर वह आदमी कुछ कहने ही वाला होता है कि उस लड़की ने अपने पास से एक कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया, तुम्हारे पास एक और चॉइस है। छोटे मालिक का पीछा करो और उनसे रिलेटेड हर न्यूज मुझे लाकर दो, छोटी से छोटी जानकारी भी मिस नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? लड़की के हाथ में डेबिट कार्ड देखकर उस आदमी ने अपना थूक गटका और कहा, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? इस कार्ड में कितने पैसे होंगे? ऑफ कोर्स तुम्हें लग सकता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो टाइम टाइम पर तुम्हें और पेमेंट मिलते जाएंगे। रियली? लड़की की बात सुनकर वह आदमी चौंक उठा। वह इतना तो समझ चुका है कि मिहिर कोई साधारण आदमी नहीं है। ठीक है, मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता रहूंगा और अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो तुरंत तुम्हें खबर कर दूंगा। उसने लड़की के हाथ से कार्ड ले लिया। बहुत बढ़िया, समझदार आदमी हो। यह मेरा नंबर है, तुम्हारी न्यूज का इंतजार रहेगा। कहने के साथ ही वह लड़की खुशी खुशी हॉस्पिटल से बाहर चली गई। तारांकन तारांकन तारांकन। मिहिर, कार्तिक और श्रेया एक साथ रास्ते में होते हैं। कार्तिक नर्वस होकर श्रेया को देखते हुए बात करने के लिए कोई ढंग का टॉपिक ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रेया उसके किसी भी टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही होती है। अचानक उसने एक गहरी सांस भरी और शांत आवाज में कहा, कार्तिक।
मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, बट आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू। इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कार्तिक को ऐसा लगा कि किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। खुद को एम्बेरेस्ड फील करते हुए उसने बात को संभालते हुए कहा, मैं बस आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद यू। देखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, बट आई रियली डोंट लाइक पीपल हु वेस्ट देयर टाइम। श्रेया की आवाज में कोई भी इमोशन नहीं होता है। तुम्हारे डार्क सर्कल देखते हुए मुझे लगता है कि तुम रात रात भर जागते रहते हो और तुम्हारी उंगली भी लगातार कांपती रहती है। मुझे लगता है कि तुम सारे टाइम माउस को ही कंट्रोल करते रहते हो। और अगर इन दोनों पॉइंट को साथ में लाएं तो मेरे हिसाब से तुम हर समय कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हो। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। श्रेया की बात बिल्कुल सही है कि कार्तिक देर रात तक जागकर कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। वैसे तो वह बिल्कुल लॉयल बंदा है, लेकिन गेमिंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कार्तिक दहाड़ मारकर रोना चाहता है, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे होते हैं। उसने दर्द भरी निगाहों से मिहिर की ओर देखा कि वह उसके बारे में कुछ अच्छा कहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह सही वक्त नहीं होता है। वह लोग कॉलेज कैंपस में पहुंच चुके हैं और ड्राइवर ने गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। जैसे ही तीनों गाड़ी से उतरे, उनकी नजर रोड के किनारे खड़े दो काली परछाइयों पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो दोनों विवान और अचल निकले। विवान लगातार अचल को तसल्ली दे रहा होता है, जबकि अचल के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही होती है। उसके गाल बुरी तरह लाल हो चुके हैं और वह नशे में कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। विवान की नजर मिहिर और कार्तिक पर पड़ी तो उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड कि तुम दोनों आ गए। प्लीज यार, मुझे बचाओ इस पागल से। मिहिर और कार्तिक दोनों तेजी से उन दोनों की ओर बढ़े। मिहिर ने देखा कि अचल ने विवान की शर्ट पर भी उल्टियां की हुई है। और यह वही शर्ट है जो मिहिर ने उन लोगों को तोहफे में दी है। यार, यह पागल हो गया है। तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। विवान बेबसी से बोला, मैं जा रही हूँ। अचल की हालत देखकर श्रेया बोली, ऐसे लोगों को झेलना उसके बस के बाहर है, जिन लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि कहां पर क्या करना है। कार्तिक चाहता है कि उसको छोड़ने उसकी डॉमेट्री तक जाए, लेकिन अभी के हालत देखकर उसके पास यहाँ ठहरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, एंड हाँ, बी केयरफुल। मन मारकर उसने श्रेया से कहा। श्रेया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हाँ में अपना सिर हिलाया और मुड़कर अपनी डॉमेट्री की तरफ चली गई। अचानक अचल ने विवान के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया, साले जंगली सुआ। तुमसे घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूपाली, क्यों रूपाली, क्यों छोड़ा तुमने मुझे, क्यों धोखा दिया? एक मिनट हटो जरा, मिहिर में एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और अचल के पेट पर एक तेज घूसा जड़ दिया। आह! अचल अपना पेट पकड़कर दर्द से दोहरा हो गया और इसी के साथ एक बार फिर उसकी वॉमिटिंग चालू हो गई। अबे क्या कर रहा है तू? मिहिर को अचल पर हमला करते देख विवान और कार्तिक हैरान रह गए। करने दो उल्टी उसे, दिमाग साफ हो जाएगा। मिहिर की आंखें सर्द हो उठी। अगर इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है तो इसका जीना ही बेकार है। मिहिर की बात सुनकर विवान और कार्तिक दोनों चुप हो गए। वो दोनों ही जानते हैं कि इस वक्त अचल का होश में आना जरूरी है। अचानक शराब और मीट की बदबू हवा में फैल गई। न जाने कितने देर तक अचल उल्टियां करता रहा और जैसे ही उसकी उल्टियां बंद हुई, अनएक्सपेक्टेडली उसने उठकर तेजी से मिहिर का गला पकड़ लिया। मिहिर ने उसे तेजी से धक्का दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, अचल, होश में आओ। तुमने एक ऐसी लड़की के लिए अपनी हालत खराब कर रखी है जिसकी औकात किसी बाजारू लड़की से कम नहीं है। तुम्हें पता है ना ऐसी लड़कियों को क्या कहा जाता है, जो पैसे के बदले अपने शरीर का सौदा करती है। अपना मुंह बंद रखो। अचल गुस्से में चीखा और फिर अचानक ही उसकी चीख सिसकियों में बदल गई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ यार, मैं बहुत पहले से जानता था कि यह सब एक दिन जरूर होगा और इससे बचने की मैंने बहुत कोशिश भी की, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था। हिम्मत रख भाई, तू उससे कई गुना अच्छी लड़की डिजर्व करता है। मिहिर ने अचल का कंधा थपथपाते हुए कहा और मुड़कर रूम में जाने लगा। अभी वह कॉलेज गेट पर पहुंचा ही होता है कि वर्षा से टकरा जाता है। उस पर नजर पड़ते ही वर्षा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और धमकी देते हुए बोली, तुम लोग यहाँ हॉस्टल में कोई तमाशा ना करो तो ही अच्छा है। रूपाली अगर उसे पसंद नहीं करती तो तुम जबरदस्ती करके क्या पालोगे? तुम लोग रूपाली से दूर ही रहना, समझे? वर्षा की बात सुनकर मिहिर की आंखें गुस्से से भर गई और वह गरजते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यह मत सोचो कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए ऑर्डर दे सकते हो क्योंकि उस दिन तुमने मुझे कुछ गलत करते हुए देख लिया था। वर्षा अपना पांव पटकते हुए बोली, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिहिर ने हवा में कहा और वर्षा को इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगा। आज तक वह अलग अलग तरह के कई लोगों को झेल चुका है और अब उसमें एक और कार्टून को झेलने की हिम्मत नहीं बची है। वर्षा उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन जब उसने मिहिर को बॉयज हॉस्टल की ओर जाते हुए देखा तो उसके कदम जहां थे वहीं पर रुक गए। उसे पिछले कुछ दिनों की तुलना में मिहिर में काफी ज्यादा बदलाव नजर आता है। उसने अपना सिर झटक दिया और वापस जाने लगी। जैसे ही वो कॉलेज गेट से बाहर निकली, एक कार उसके सामने आकर रुकी। वो समीर की कार है। वह काफी लंबे समय से जानती है कि समीर उसे पसंद करता है, लेकिन उसके दिल में समीर के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। लेकिन आखिरी बार अगर समीर टाइम पर नहीं आता तो शराबी मिहिर पता नहीं उसके साथ क्या करता। इसके अलावा किसी अनजान आदमी द्वारा उसके डैड का कर्जा चुका दिया गया था और वर्षा को पूरा यकीन है कि यह समीर का ही काम है। मिहिर ने दूर से वर्षा को मुस्कुराते हुए एक काली ऑडी कार में बैठते हुए देखा। ऑब्वियसली वर्षा नहीं जानती है कि उसका सीक्रेट मददगार और कोई नहीं बल्कि मिहिर ही है, लेकिन अब ये बात इतनी मायने नहीं रखती है। उसके पास करने के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तारांकन तारांकन तारांकन, अंधेरा हो छोटे ऊ का है और आसमान से चांद अपनी चांदनी बिछा रहा है। अचानक मिहिर की नजर अंधेरे में खड़े एक आदमी पर पड़ी।
उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके काले सूट को देखकर मिहिर समझ जाता है कि यह उसी के परिवार से जुड़ा हुआ कोई आदमी है। अभी मिहिर उस आदमी को देखते हुए कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वह आदमी उसके पास आ पहुंचा। छोटे सरकार, लगता है आप यहाँ भी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस आदमी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है जो मिहिर को अजीब सा फील देता है। मिहिर काफी अलर्ट हो जाता है, फिर उस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम? अब इस बात का क्या जवाब दूं? कहते हुए उस आदमी ने अपना हाथ उठाकर टाइम देखा और कहा, काफी टाइम हो गया है। आपको वापस जाकर आराम करना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैं वापस आ जाऊंगा। मिहिर उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। मिहिर भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। तारांकन तारांकन तारांकन। सुबह मिहिर को उठते ही एक ख्याल ने घेर लिया, इसलिए उसने तुरंत निखिल को कॉल लगा दी। निखिल ने तुरंत ही कॉल पिक कर ली। छोटे सरकार, इतनी सुबह कैसे याद किया? कल रात एक अजीब सा आदमी मुझसे मिला था और मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मैं उस आदमी को पहचानता हूं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद वो दुश्मन फैमिली से हो, शायद वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। निखिल की बातों से मिहिर को लगा कि जैसे उन्हें कोई हैरानी नहीं है। इसकी जगह उनकी आवाज में हंसी भरी है। वह सिंघानिया फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बिष्ट फैमिली के बाद सिंघानिया फैमिली ही नंबर 2 की पोजीशन पर है और बिष्ट परिवार को अपना दुश्मन समझते हैं। इतने सालों बाद सिंघानिया फैमिली का दोबारा जिक्र सुनकर वो पूरी तरह से चौंक गया है। छोटे सरकार, मैंने आपके लिए जो नई सेक्रेटरी भेजी है वह आपको पसंद आए या नहीं? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो? वो बात नहीं है छोटे सरकार। निखिल ने अपनी बात रखी। मुझे पता चला कि तनिष्क नाम का कोई लड़का आपको कॉलेज में परेशान करता है और इसलिए मैंने कल्पना को आपके पास भेजा। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कल्पना उसी लड़के तनिष्क की बड़ी बहन है। मिहिर को ऐसा लगता है जैसे निखिल को मिहिर के बारे में पहले से ही काफी जानकारी है और हाल ही में हुए कोइंसिडेंस सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि उनके पीछे निखिल की चाल है। मिहिर को लगा कि वह अभी निखिल को पूरी तरह से पहचान नहीं पाया है। तारांकन 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 तारांकन। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या निखिल ही मिहिर को मुश्किल में डाल रहा है? कौन है वो अनजान आदमी जो मिहिर से मिला था? क्या रिश्ता है सिंघानिया फैमिली का मिहिर से? जानने के लिए सुनते रहिए रीजी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH8 चूहा। अपने दुश्मनों से मैं कुछ इस तरह बदला लेता हूँ। मैं लड़ता नहीं हूँ, बस अपना कद बढ़ा लेता हूँ। निखिल से बात करते हुए जाने क्यों मिहिर को उस पर शक होने लगता है। निखिल का पहले से ये बात जानना कि तनिष्क मिहिर को परेशान करता है और तनिष्क की ही बहन कल्पना को मिहिर का सेक्रेटरी बनाना, ये सब बातें मिहिर को बहुत हैरत में डाल देती है। निखिल, मैंने आपसे यंग आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के किसी प्लान पर बात की थी, आपको याद तो है ना? मिहिर ने बात बदलते हुए पूछा। हाँ छोटे सरकार, लेकिन ये प्लान एक लंबे टाइम से होल्ड पर है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें अब तक कोई असली आर्टिस्ट नहीं मिला। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके कारीगरी बस साधारण लेवल की है। अगर यह बात है तो आपको प्लान रिस्टार्ट करना चाहिए। मिहिर ने धीरे से कहा, मैंने आपके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट ढूंढ निकाला है। बिष्ट फैमिली के पास वैसे पावर की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब उन्होंने आर्ट्स और कल्चर में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है और इसीलिए वह लोग एजुकेशन में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसे और पावर के अलावा वह लोगों से रिस्पेक्ट भी गेन कर सकते हैं। वैसे तो अमीर आदमियों के पास रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कोई अमीर आदमी अगर सोशल कॉज में इन्वेस्ट करता है तो इससे उनकी इज्जत के साथ साथ पैसा भी कई गुना बढ़ जाता है। निखिल भी इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। छोटे सरकार, एक्चुअली इस प्लान में मेरा खुद का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और अब जब आपने ऑर्डर दे ही दिया है तो मैं तुरंत इस प्लान पर काम शुरू कर देता हूँ। मैंने पहले ही इसके लिए फंड इकट्ठा कर लिए हैं। अगर यह बात है तो फिर हमारे कॉलेज में एक मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन रखते हैं। मिहिर के होठों पर एक मुस्कान उभर आई, और अगर आप अकेडमी ऑफ आर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो और भी बढ़िया बात होगी। मिहिर की बात सुनकर निखिल खुश हो गए। यूनिवर्सिटी की आर्ट्स अकेडमी सच में काफी अच्छी है। पिछले कुछ सालों में इस अकेडमी ने काफी अच्छे आर्टिस्ट दिए हैं, इसलिए निखिल तुरंत इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटे सरकार, मैं जल्दी एक प्लान तैयार करता हूँ और आपको भेजता हूँ। निखिल तुरंत काम पर लग गए। तारांकन 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 तारांकन। जैसे ही मिहिर डॉमेट्री से बाहर आया, उसकी नजर तनिष्क की ऑडी कार पर पड़ी। तनिष्क और तारा दोनों कार में बैठे होते हैं, लेकिन मिहिर ने उन्हें अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। अरे देखो कौन जा रहे हैं, जिल्ले इलाही मिहिर बिष्ट। तनिष्क ने अपनी कार का शीशा नीचे करते हुए तंज कसा। मैंने सुना है कि आजकल तुम गड़बड़ करने में काफी माहिर हो गए हो। यहाँ तक कि जंगली सुअर भी तुमसे डर कर घबरा रहा है और मैंने सुना है कि तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को भी डिवाइड करने वाले हो। तनिष्क मिहिर का मजाक उड़ाते हुए हंसा। कम ऑन बेबी, गरीब आदमी की साइकिल हमेशा पंचर ही रहती है। तारा ने भी हंसने में तनिष्क का साथ दिया। तनिष्क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मिहिर, तनिष्क और तारा ने उसे देखा तो वहां कल्पना को खड़ा पाया। कल्पना ने आज एक गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ है और उसका मेकअप भी उस पर काफी जंच रहा है। कल्पना को वहां देखकर मिहिर मन ही मन हंसा। वो देखना चाहता है कि ये दोनों भाई बहन आपस में कैसे निपटते हैं। कल्पना को देखकर तनिष्क के हाव भाव तुरंत बदल गए और वह माफी मांगने के अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल्पना ने मुस्कुराते हुए एक नजर मिहिर पर डाली और आगे बढ़कर मिहिर का हाथ पकड़ लिया। क्यों, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? ये सुनते ही मिहिर के साथ साथ तनिष्क और तारा भी हक्का बक्का रह गए। दी, तुम पागल हो गई हो क्या? तनिष्क हैरानी से चिल्लाया, तुम जानती भी हो कि वह कौन है? वह कॉलेज का सबसे बड़ा कंगाल लड़का है।
यहाँ कॉलेज में कचरा बीनकर वो अपना खर्चा निकलता है, यहाँ तक कि उसकी फीस भी उसके दोस्त भरते हैं। तनिष्क की बात सुनकर कल्पना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि मिहिर यहाँ इस तरह से अपनी लाइफ जीता है, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वह एक बहुत बड़ा रईस है और तनिष्क को उसकी रईसी का कोई अंदाजा नहीं है। और कल्पना किसी भी कीमत पर इस रईसजादे को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। कल्पना, आई एम सॉरी लेकिन मैं आपको डेट नहीं कर सकता और न ही मैंने आपको इस बात का कोई प्रॉमिस किया है ना? मिहिर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। ये देखकर शौक से तनिष्क का जबड़ा लटक गया और वह चौंक कर बोला, दीदी, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कल्पना भी मिहिर के बर्ताव से हैरान रह जाती है। उसे लगा था कि उसने मिहिर को ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया है कि अब मिहिर के पास उसे मना करने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिहिर इस तरह से सबके सामने उसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, उसने मुझसे कोई प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? क्या मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती? कल्पना अपनी बात संभालते हुए बोली, तभी उसकी नजर कार में बैठी तारा पर पड़ गई। इस समय वह बहुत गुस्से में है और अपना सारा गुस्सा उसने तारा पर उतार दिया। ये तुम्हारी गाड़ी में कौन बैठा है? दिखने में ही किसी बाजारू जैसी दिखती है। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, इस लड़की से दूर रहो, इसके लक्षण मुझे सही नहीं लगते हैं। दी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकती। तनिष्क ने अपने गुस्से को दबाते हुए नाराजगी के साथ कहा। गुस्सा दिखाकर वह कल्पना को नाराज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सारे ऐशो आराम की दौलत कल्पना की ही जेब से आती है। लेकिन कल्पना की बात सुनकर तारा भड़क उठी। तुम तनिष्क की बहन हो ना? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना अकड़ने की जरूरत है। राठी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तनिष्क को मिलने वाली है, इसलिए तुम्हें उसके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इस तरह की बात सुनकर मिहिर हंस पड़ा। उसकी नजर में तारा एक बेवकूफ और लालची लड़की से बढ़कर कुछ भी नहीं है और शायद इसीलिए इतने टाइम के बाद भी वो अब तक ये नहीं समझ पाए है कि तनिष्क का पूरा खर्चा उसकी बहन ही उठाती है और उसको कुछ भी भला बुरा कहकर वह अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। जैसा कि उसको पूरी उम्मीद थी, तारा की बात सुनकर कल्पना उस पर फट पड़ी। मिहिर को अब इस महाभारत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और अपने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए। मिहिर को अपना मजाक उड़ाता देख तारा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। तारांकन तारांकन तारांकन। उन लोगों के झगड़े से बचकर मिहिर सीधे कॉलेज बिल्डिंग की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह कॉलेज बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की हाथ में छड़ी पकड़े हुए कॉलेज बिल्डिंग पर ही टकटकी लगाए खड़ी है। लड़की के आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ है और मिहिर को यह समझते देर नहीं लगी वो लड़की देख नहीं सकती है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मिहिर ने लड़की के पास जाकर शालीनता से पूछा। मिहिर की बात सुनकर लड़की चौंक सी गई। जाहिर तौर पर वह उससे डर रही है और अपने डरी हुई आवाज में उसने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साउथ गेट तक कैसे जाना है? साउथ गेट तक के रास्ते में काफी सारी गाड़ियां खड़ी है, इसलिए मिहिर ने सभ्यता दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। मिहिर की बात सुनकर लड़की मुस्कुराई। थैंक यू सो मच। आप जरूर एक अच्छे आदमी होंगे। मिहिर ने लड़की की छड़ी को पकड़कर उसे सहारा देते हुए आगे की ओर कदम बढ़ाए। आज कॉलेज में काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई है और आखिरकार मिहिर खाली रास्ता ढूंढते हुए एक शांति वाले रास्ते तक पहुंच गया, जहां आसपास कोई मौजूद नहीं है। ठीक उसी समय मिहिर को लगा कि उसके हाथ के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने पलटकर लड़की की ओर और देखा तो उसकी हैरानी की सीमा ना रही। उसने पाया कि वो लड़की अपनी छड़ी को फोल्ड कर रही है और उसने चलना बंद कर दिया है। तुम आगे क्यों नहीं आ रही हो? मिहिर ने पूछा। हालांकि लड़की ने काला चश्मा पहन रखा है, लेकिन मिहिर महसूस कर सकता है कि उस चश्मे के पीछे उस लड़की की आंखें बड़ी ही फुर्ती के साथ घूम रही है। माहौल अचानक बदल चुका है और अब मुद्दा यह है कि ये लड़की असल में अंधी है भी या नहीं। तुम मिहिर हो क्या? लड़की ने अपना काला चश्मा उतार दिया और मिहिर ने देखा कि उसकी आंखें अब भी फ्रेश और जीवंत लग रही है। उनमें और अंधेपन में अभी काफी अंतर है। और तुम कौन हो? मिहिर ने उल्टा सवाल दागा। उसने बचपन से ही काफी फाइटिंग स्किल की प्रैक्टिस की है और उसे खुद पर पूरा भरोसा है कि वह आसानी से इस लड़की से निपट सकता है। अगर वह इस लड़ाई से बच भी सकता है तब भी वह लड़ना चाहता है। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम काफी दयालु टाइप के आदमी हो, लेकिन अच्छाई इंसान की एक ऐसी कमजोरी है जिसका हम फायदा उठाते हैं। लड़की ने अपने हाथ की लकड़ी को देखा, जिसके निचले कोने पर कुछ मैग्नेट सा दिखाई दे रहा है। अचानक लड़की ने क्षण बड़ी ही से मिहिर पर हमला किया, लेकिन मिहिर पीछे की ओर उछल गया। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पीछे खड़े दो लोगों पर पड़ी, जिन्होंने काले कपड़े से खुद को पूरी तरह से ढक रखा है। मिहिर और ज्यादा नहीं झिझका और उसने उस लड़की को एक लात मारनी चाहिए, लेकिन वह लड़की घबराई नहीं, बल्कि उसने इस मौके का फायदा उठाया और उस छड़ी से मिहिर के पैर पर हमला कर दिया। जैसे ही वह छड़ी उसके पांव से टकराई, मिहिर को तुरंत एक तेज बिजली का झटका लगा। उसने अपनी नसों में जलन को महसूस किया और उसकी गर्दन में भी एक तेज दर्द उठा और इसी के साथ वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तारांकन 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 तारांकन। कुछ देर बाद एक अंधेरे कमरे में मिहिर बेहोशी की हालत में है और उसे एक चेयर पर रस्सियों से बांधा हुआ है। उसकी पूरा शरीर पसीने से भीग चुका है और ऐसा लग रहा है कि वो एक भयानक सपना देख रहा है। मिहिर अपने सपने में देखता है कि एक बच्चों का ग्रुप है और उसकी उम्र काफी छोटी है। उसके आंखों पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। वह लोग हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। जैसे ही वह टटोलता हुआ आगे बढ़ा, अचानक वह किसी से टकरा गया। यह कोई औरत है। मिहिर ने खुशी से अपनी आंखों पर बंधा सफेद कपड़ा हटा दिया, लेकिन वह अपने सामने उस औरत को देखते ही चौंक गया। उसके सामने खूबसूरत रेड ड्रेस पहने हुई एक औरत खड़ी है। समय की मार उस औरत के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती है। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास ही होगी। मिहिर बेटा, तुम तो सच में बहुत क्यूट हो।
उस औरत का चेहरा खुशी से भर गया और उसने मिहिर के गालों को सहला दिया, लेकिन मिहिर ने उसके हाथों को परे हटा दिया। डोंट टच मी। उस औरत के चेहरे की गर्म मुस्कान अचानक खूंखार हो गई। उसने मिहिर की गर्दन दबोच ली और उसे जमीन पर पटक दिया। मिहिर का दम घुटने लगता है। उसे ऐसा लगा कि सब कुछ बस खत्म होने वाला है कि अचानक उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। वह किसी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसे लगातार बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती है। दयाल, देखते हैं कि तुमने क्या किया है। भाई, वो औरत पागल हो चुकी है। मैं उसे पहले ही तलाक देना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। वो तुम्हारी वजह से पागल हुई है। ये दो आवाज लगातार मिहिर के दिमाग में गूंज रही होती है और अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी और खुद को एक बेहद ही पेनफुल सिचुएशन में पाया। मिहिर अपने अतीत की यादों में डूबे सपने से अब बाहर आ चुका है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है और जाहिर है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। उसे महसूस हो रहा है कि उसे किसी कुर्सी पर बैठाया गया है। उसके दोनों हाथ कुर्सी के पीछे बंधे हुए हैं। ओह, तो तुम जाग चुके हो। उसे हरकत करता देख किसी आदमी की आवाज आई। मिहिर ने याद किया कि किस तरह से उसे यहाँ लाया गया है। मिहिर ने जितना इस बारे में सोचा उतना उसे यकीन होता गया कि उसे किडनैप कर लिया गया है। तभी एक धमकी भरी मर्दाना आवाज गूंजी, तुम जैसे रईसजादे ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जैसा कोई बदबूदार चूहा तुम्हें किडनैप भी कर सकता है ना। बदबूदार चूहा सुनते ही मिहिर को फिर से कुछ याद आने लगा। तो क्या होगा आगे? कौन है ये शख्स जो खुद को बदबूदार चूहा बता रहा है? क्या रिश्ता है इसका मिहिर के साथ? क्यों किया गया है किडनैप मिहिर को? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए राइसी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तारांकन 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 तारांकन। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पिछले चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि चैप्टर 1 to 8 के लास्ट पार्ट में राइसी सिर्फ पॉकेट एफएम पर जो यहां लिखा गया था वह गलत है तो सही वाला है रईसजादा सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। तो कहानी आगे पढ़ते रहें और अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। CH9 ये शोभित है। उस किडनैपर ने जैसे ही मिहिर के सामने बदबूदार चूहा कहा, मिहिर हैरान रह गया। बदबूदार चूहा। अचानक मिहिर के दिमाग में एक झटका सा लगा। उसे महसूस हुआ कि हो ना हो वो इस आदमी को जानता है। उसे याद आता है कि अपने बचपन में उसका एक दोस्त था जिसे वह चूहा कहता था। लेकिन ये तो काफी समय पहले की बात है और वह लड़का जिसका नाम सोभू था वो अपनी माँ के साथ आग में जलकर मर गया था। लगता है तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना? वो आदमी अचानक से खड़ा हो गया और मिहिर की ओर बढ़ने लगा। उसके शरीर से एक अजीब सी मांस के जलने और सड़ने की गंध आ रही होती है। अगले ही सेकंड मिहिर की आंखों पर बंदी पट्टी जमीन पर गिर गई और मिहिर को उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उस आदमी के चेहरे पर जलने के निशान है और पूरे चेहरे पर साबुत मांस का एक भी टुकड़ा नहीं है। यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी जलकर कोयला हो चुकी है। उस आदमी को देखकर मिहिर ने एक ठंडी सांस छोड़ी और अपने दिल के डर को काबू में करने की कोशिश करने लगा। वह आदमी नरक का कोई राक्षस दिखाई दे रहा होता है। हाँ, तुम्हारे परिवार का कोई भी आदमी अब मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम मुझे पहचान गए हो। उस आदमी की एक आंख सलामत थी जो जोश से भर गई। मिहिर ने आखिरकार खुद को शांत किया और कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम चूहे हो, दयाल चाचा के बेटे। तुम्हें इस हाल में देखकर दयाल चाचा बहुत दुखी होंगे। उसकी आवाज में दुख के भाव साफ सुनाई पड़ रहे हैं। नहीं, वह नहीं होंगे, बल्कि उन्हें खुशी होगी। उस आदमी ने मिहिर के पांव पर एक लात जमा दी, क्योंकि मेरी माँ उनके हिसाब से अच्छी नहीं थी। सब उसे पागल कहते थे, जबकि पागल वो नहीं, तुम लोग पागल हो हर जो किसी से नफरत करते हो। जहां तक मुझे याद है तो परिवार ने हमेशा से तुम्हारा ध्यान रखा है और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मिहिर ने उस पागल आदमी की ओर देखते हुए कहा। उसे एक पल के लिए ये ख्याल आया कि कहीं उसकी माँ के जीन्स उसकी बॉडी में तो नहीं आ गए। मुझे पता है कि तुम सब लोग सोचते हो कि मेरी माँ पागल थी तो मैं भी पागल हूँ और इसलिए तुम लोगों ने हमें जिंदा जला दिया। उस आदमी ने गुस्से से जमीन पर थूकते हुए कहा, तुम लोगों ने कभी भी हमें इंसान समझा ही नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त खराब है। मिहिर लगातार अपने चारों तरफ मुआयना कर रहा है ताकि वह यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन अब उसके पास एक बहुत जरूरी मिशन है। आज उसे इस आदमी के मुंह से सारे राज उगलवाने हैं। वह आदमी तेजी से मिहिर की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरी याददाश्त गलत है? तो फिर बताओ मुझे कि मैं क्या गलत सोच रहा हूँ। क्या मेरे बाप ने मुझे और मेरी माँ को जिंदा नहीं जलाया? गुस्सा और घृणा उस आदमी के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। जहां तक मुझे याद है तो वह आग तुम्हारी माँ ने खुद लगाई थी, दयाल चाचा ने नहीं। मिहिर ने जानबूझकर उस आदमी को उकसाते हुए कहा, जिससे वह आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो आदमी बहुत गुस्से में है। उसने मिहिर की गर्दन को कसकर पकड़ रखा है। मिहिर को सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि वह मिहिर को जान से मार डालेगा। हालांकि मिहिर अपने बचपन में काफी सारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से गुजरा है और वह जानता है कि यह आदमी ज्यादा देर तक उसे रोककर नहीं रख सकता। इसीलिए वह बिल्कुल शांत बना हुआ है और उस आदमी से किसी भी तरह का फाइट बैक नहीं करता है। अचानक वह आदमी अपनी आंखों को मिहिर की आंखों के सामने ले आया और इसी मौके का फायदा उठाकर मिहिर ने अपने सिर से उसके चेहरे पर हमला कर दिया। उस आदमी के चेहरे पर पहले से ही काफी सारे फ्रैक्चर्स हैं और इस हमले से वह आदमी तेजी से पीछे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मिहिर ने गहरी सांस ली और अपने हालातों पर नजर डाली। हालांकि वो आदमी बेहोश हो गया है, लेकिन मिहिर की प्रॉब्लम जस की तस है। उसके हाथ अभी भी रस्सी से बंधे हुए होते हैं। रस्सी बहुत लचीली है, लेकिन उसे खोलना उतना ही मुश्किल काम है। दूसरी ओर वह ये भी नहीं जानता है कि इस आदमी के अलावा उसके और कितने साथी वहां मौजूद है। अगर वह सब लोग एक साथ वहां
आ जाते तो शायद उनसे एक साथ निपटने में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसका इस समय अपने हाथों को खोलना सबसे जरूरी हो गया है। उसने अपनी हथेलियों पर जोर डाला और अपने हाथों को उस रस्सी के बंधन से छुड़वाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रस्सी बहुत मजबूत होती है और उसे लगा कि उसकी हथेली टूटने वाली है। तभी उसे सीढ़ियों की ओर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर सीढ़ियों की ओर देखा तो ये वही लड़की है जिसने अंधे होने का नाटक करके उसे फंसाया था। उस लड़की की नजर जमीन पर गिरे आदमी पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर गुस्सा तैरने लगा। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम भूल रही हो कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है। ऐसा कौन आदमी है जिसको किडनैप किया गया हो और वो भागने की कोशिश न करे। तुम काफी मजाकिया हो। मिहिर की शांत आवाज सुनकर वो लड़की हंसी। मुझे नहीं पता था कि तुम शोभित के इतने खास हो। वह हमसे इस बारे में कभी बात ही नहीं करता था, लेकिन लास्ट नाइट उसने तुम्हारे बारे में काफी बात की थी। उस लड़की ने आगे मिहिर को बताया। ये सुनकर अचानक मिहिर के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसे याद आया कि शोभू का असली नाम शोभित था। उसने जमीन पर गिरे शोभित पर हमदर्दी भरी एक नजर डाली। चाचा जी का बैड लक है। और क्या, उसने मन ही मन सोचा और बोला। वह लड़की आगे बोली, अब मुझे समझ आया कि उसने तुम्हें किडनैप करने का प्लान क्यों बनाया था। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों पर रहते हो। एक की जिंदगी स्वर्ग है और दूसरे की नर्क। जाहिर सी बात है उसे तुमसे जलन होगी ही। वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके ये सब बताने के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, है ना। मिहिर ने मुस्कुराते हुए लड़की को देखा। अगर वह इस लड़की से शोभित के बारे में और डिटेल्स निकाल पाए तो उसका काम हो जाएगा। उन्हें अपनी बातों में लगाए रखकर उसे रस्सी को खोलने का टाइम मिल जाएगा। वैसे तुम जैसे अमीरजादे को ये तो अंदाजा भी नहीं होगा कि शोभित इतने टाइम से किस हालत में रह रहा है ना। लड़की भी पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गई और अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाने लगी। उसने सेटिस्फैक्शन के साथ एक गहरा काश लिया और धुआं हवा में छोड़ दिया। नहीं, शायद मुझे अंदाजा है। मिहिर फीकेपन से मुस्कुराया। उसकी आंखों के सामने अपना अतीत घूमने लगा कि कैसे जायदाद से बेदखल होने के बाद उसकी जिंदगी होपलेस हो गई थी। तारा ने उसे छोड़ दिया था और वह रास्ते का कबाड़ बीनने के लिए मजबूर हो गया था। लड़की ने अपना सिर नामे हिला दिया और कहा, नहीं, तुम नहीं लगा सकते। तुमने सब कुछ नहीं खोया है। तुमने सिर्फ अपने पैसे और रिसोर्सेज खोए थे, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि कभी ना कभी तुम्हारे डैड का गुस्सा शांत होगा और तुम्हें वह सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। तुम एक बार फिर वही रईसों वाली जिंदगी जियोगे। तुमने न तो अपना चेहरा खोया, न ही अपनी सेहत और न ही अपनी उम्मीद। और अपनी बॉडी के साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हो जो शोभित डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। कहते हुए उस लड़की ने अपना सिर उस अंधेरे कमरे की एकमात्र खिड़की की ओर मोड़ दिया और धीरे से बोली, शोभित का मामला अलग है। तुम्हारी फैमिली के लिए तो वह कब का मर चुका है और अब खुद को जिंदा रखने के लिए वह यहाँ इस दलदल में आ फंसा है। उसकी पूरी ताकत बस खुद को भूखा न मरने देने में खर्च होती है। इसलिए उसके पास में तो कोई सेहत है और न ही कोई उम्मीद। उस लड़की की बात सुनकर अचानक मिहिर को फील हुआ कि सच में शोभित के सामने उसने जो कुछ भी झेला है वह बस नाकाफी है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखें गिल्ट और अपनेपन से भरी हुई हैं। तुम अभी उसके लिए बुरा फील कर रहे हो तो मतलब तुम एक अच्छे आदमी हो। लड़की अपनी सिगरेट बुझाते हुए मुस्कुराए और आगे बोली, जब उसकी बेहोशी टूटेगी तो मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों के बीच एक अच्छा कॉन्वर्सेशन होगा। लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मिहिर ने अपना सिर उठाते हुए कहा, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। जहां तक तुम्हारे सवाल का जवाब है वो तो तुम्हें बस शोभित ही दे सकता है। मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ। खिड़की से आती धीमी रोशनी में उस लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। मैं ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जब यमराज मुझे लेने आए तो मुझे अपनी जिंदगी में कोई अफसोस न रहे और मैं खुशी खुशी उनके साथ जा सकूं। कहते हुए वह मिहिर की ओर मुड़ी और एक सर्द आवाज में बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने पावरफुल होने के साथ साथ इतने शातिर इंसान भी हो। मतलब शिकारियों के परिवार में एक और भेड़िया पैदा हो ही गया। इसका क्या मतलब हुआ। मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मिहिर चौंका। इसी बीच शोभित अपने होश में लौट आता है और मिहिर की बात सुनकर हंसने लगा। तुम कहीं ये तो नहीं सोचते कि फैमिली ने तुम्हें अपने वारिस के तौर पर पाला है, क्योंकि हर किसी की नजर में तो तुम ही वारिस हो। शोभित की बात सुनकर मिहिर हैरान रह गया। उसे अचानक अपनी सजा की याद आ गई और अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सारी चीजें उसके सामने क्लियर हो जाती है। उसने हमेशा से यही सोचा था कि वही अकेला वारिस है। आखिरकार उसका बाप एसबी ग्रुप का वारिस है और वह अपने बाप का इकलौता बेटा है, तो जाहिर तौर पर पूरे फैमिली बिजनेस पर उसी की विरासत है। शोभित अचानक से मिहिर के करीब आ गया, लेकिन इस बार उसने अपना चेहरा मिहिर से दूर ही रखा और बोला, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता था। क्योंकि मैं अकेला हूं जिसे तुम पकड़ सकते हो। मिहिर के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ से क्यों भागूंगा। क्या तुम यहाँ से भाग सकते हो। शोभित हैरान रह गया। वैसे इस बात के लिए तुम्हें इस लड़की को दोष देना चाहिए। वो इस अंधेरे कमरे में अगर वह लाइट नहीं जलाती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वह खड़ी कहाँ है। लेकिन अब मैं जानता हूँ और उसकी शक्ल भी देख चुका हूँ। मिहिर मुस्कुराया। इसके अलावा जब तुम्हें पता है कि मैं फैमिली बिजनेस का वारिस हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरी सिक्योरिटी मुझे ऐसे खतरे में छोड़ सकती है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। ठीक उसी समय मिहिर ने अपने पांव उठाकर शोभित के कानों के नीचे लात मार दी। अब तक उसने अपने हाथ खोल लिए होते हैं और वो सीधे उस लड़की की ओर बढ़ गया। मिहिर को अपनी ओर और बढ़ता देखकर उस लड़की ने अपने हाथ में चाकू ले लिया और मिहिर पर अटैक कर दिया, लेकिन मिहिर पहले ही एक ओर हट गया और उस लड़की का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। लड़की तुरंत चीख पड़ी और उसके हाथ से चाकू छूट गया। इसी के साथ मिहिर ने झट से चाकू उठाया और उस लड़की पर तान दिया। तुमने अभी अभी हमसे झूठ कहा था, है ना। शोभित ने गुस्से में दांत पीसते हुए मिहिर से कहा, तुम इसके बारे में पहले से सब जानते हो।
तुम लोगों ने पहले ही मेरा फोन फेंक दिया है तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी वालों को मेरी लोकेशन कैसे मिल सकती है। मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम लोगों के पास दो ही चॉइस है। उसके सामने खड़ा आदमी गुस्से में मिहिर को घूरने लगा। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर क्या करना चाहता है मिहिर? कौन सी दो ऑप्शंस इन लोगों के सामने रखने वाला है? क्या करेगा शोभित? क्या मिहिर के हाथ अपने परिवार से जुड़ी कोई ठोस जानकारी लग पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रईसज़ादा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH10 हीरो। मिहिर अपने हॉस्टल के रूम में जैसे ही पहुंचा उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरी वार्डन से बात हो गई है, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। ये सुनते ही पहले तो सब हैरान रह जाते हैं लेकिन अचल तभी बोल पड़ता है, तूने हमसे अपनी असलियत छिपाकर ठीक नहीं किया। मिहिर ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि अब वो फंस गया है, कौन सी सच्चाई। अचल ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे वार्डन को बेवकूफ बनाने की। मुझे तो लगा था कि सिर्फ लोग ही तुझे बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन तू तो बहुत आगे निकला यार। अचल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी विवान ने बीच में कहा, चलो चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, अब कहीं खाना खाने चलते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ का सी फूड बहुत ही टेस्टी है। मिहिर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कौन सी जगह? विवान ने आहें भरते हुए कहा, ऐसी जगह जहाँ पर लड़कियां ही वेटर होती है और वो भी बहुत हॉट और सुंदर। तभी कार्तिक ने विवान के सिर पर तपली मारते हुए कहा, और इसे इस जगह के बारे में इसलिए पता है क्योंकि इसने वहां पर पार्ट टाइम जॉब की हुई है। ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं और सभी उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। कुछ देर बाद चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं और वहां बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, दीपा बारनी रेस्टोरेंट। चारों दोस्त रेस्टोरेंट के एक कोने वाली टेबल पकड़कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ऑर्डर लेने के लिए इन लोगों के टेबल पर आई। मिहिर ने वेट्रेस को ऑर्डर दिया और तभी उसने ध्यान दिया कि कार्तिक की नजरें वेट्रेस पर ही टिकी हुई है। मुझे नहीं पता था कि तुझे लड़कियों को इस तरह घूरना पसंद है। वेट्रेस के जाते ही मिहिर हंसते हुए कार्तिक से बोला, तू नहीं समझेगा यार, वो अपने कॉलेज की लॉ डिपार्टमेंट से है। सुंदर तो है ही, साथ साथ में टॉप स्कोरर भी है। कार्तिक ने उसे बताया, लेकिन गरीब परिवार से है तो अपना खर्चा निकालने के लिए यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती है। अपना भाई लंबे टाइम से उसके पीछे पड़ा है लेकिन लड़की है कि इसे भाव ही नहीं देती है। विवान हंसते हुए बोला और अपने कंधे उचका दिए। कुछ ही देर में लड़की उनके बियर के मग्स उनके टेबल पर रख गई। खुलकर पी यार, ऐसे देवदास बनने की जरूरत नहीं है। विवान ने एक बियर की बोतल अचल की ओर बढ़ा दी। वो सभी जानते हैं कि रूपाली ने अचल का दिल तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है लेकिन अब अचल को समझाने के सिवा और वो लोग कर भी क्या सकते हैं। अचल ने बियर की बोतल उठाई और एक सांस में आधे से ज्यादा बोतल घटक गया। मैं पहले ही इस बारे में सोच चुका हूँ, वैसे भी मेरे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। अचल कह तो रहा है लेकिन मिहिर उसकी आवाज में छिपे दर्द को पहचान सकता है। वह भी पहले इन हालातों से गुजर चुका है। वो अच्छे से जानता है कि जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। वो सब छोड़ और अभी ये सी फूड खा, मिहिर ने सबका ध्यान बटाते हुए कहा। लेकिन तभी सामने से आते शोर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सब ने जैसे ही उस ओर देखा तो पाया कि वही वेट्रेस जो इन लोगों को भी सर्व कर रही है, वो एक टेबल पर बैठे कुछ लड़कों को भी ड्रिंक सर्व कर रही है। लेकिन उनमें से एक लड़के ने जबरदस्ती उसे अपने साथ बिठाने की कोशिश की तो उस लड़की ने वहां टेबल पर रखा गरम गरम खाना उसके ऊपर उड़ेल दिया और वो लड़का जलने की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो आदमी एक मोटा गेंडे जैसा दिखाई दे रहा है जिसकी बॉडी अब भी कांप रही है। जाहिर तौर पर उसे काफी ज्यादा चोट आई लग रही है। ये लड़की तो रानी चेन्नम्मा है यार। मिहिर ने हैरानी के साथ उस वेट्रेस को देखा। अचानक से उसके दिल में इस लड़की के लिए इज्जत का एक गुबार उठने लगा, लेकिन तभी उसे अपने दिमाग ने हिदायत देते हुए कहा कि बेहतर यही है कि ऐसी झल्ली लड़की से दूर ही रहा जाए। जल्दी ही वो वेट्रेस दो बड़े से प्लेटों में उनका एक और ऑर्डर लेकर आए और उनके टेबल पर रख दिया। और उसके बाद उनके बगल में रखे एक गंदे टेबल पर कपड़ा मारने लगी। उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव, कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। मिहिर भी इस लड़की को लगातार घूरता जा रहा है, उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं है। भाई अब यह मत बोलना कि तुझे भी वह पसंद आ गई है। बीवी से और दोस्तों से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, कार्तिक मिहिर को घूरते हुए धीमी आवाज में बोला, जिसने मिहिर को उस लड़की को लगातार घूरते हुए देख लिया है। अबे साले तू क्या क्या सोचता रहता है यार, बकवास बंद कर अपनी। कार्तिक की बात सुनकर मिहिर जोर जोर से हंसने लगा, तू परेशान मत हो। भले ही मैं दुनिया में किसी भी लड़की को पसंद कर लूं, लेकिन इस झल्ली लड़की को मैं डेट नहीं करूंगा। उसके हाथों की सफाई अभी तुमने देखी है, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो जरा सी बात पर मेरे हाथ पैर तोड़कर रख दे। मिहिर की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। अभी उन लोगों को खाते पीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है कि तभी अचानक पूरा रेस्टोरेंट जैसे शांत सा हो गया। एक सेकंड के लिए लगा जैसा मानो वहां मरघट जैसा सन्नाटा पसर गया हो। ये देखकर मिहिर भौचक्का रह गया। उसने अपनी गर्दन घुमाई तो पाया कि रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग खड़े हैं और उन सबके चेहरे पर खूंखार भाव है। उन गुंडों ने अंदर आते ही वहां थोड़ी आहूत तोड़फोड़ शुरू आकर दी और रेस्टोरेंट में मौजूद हर आदमी उनसे डरा हुआ लग रहा है। बस इकलौता मिहिर के ही है जिसके चेहरे पर कोई डर या शिकन दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही वो लोग और अंदर आए, मिहिर समझ चुका है कि यह लोग बस बातों के शेर होंगे। उनकी बॉडीज को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह लोग कोई भी खास ट्रेनिंग लिए हुए नहीं है। उन्हें देखते ही मिहिर के चेहरे पर एक मुस्कान थिरकने लगी। उन लोगों को स्कैन करने के बाद मिहिर ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और टेबल से अपना गिलास उठाकर एक ही सांस में उसे खाली कर दिया। मिहिर के काल्म बिहेवियर को देखकर उसके दोस्तों ने भी राहत की सांस ली। पहले उन्हें लगा था कि कहीं आज दिन में जो कुछ भी रोनी और उसकी गाड़ी के साथ इन लोगों ने किया है, कहीं उसी झगड़े की वजह से तो ये लोग उनके लिए नहीं आए हैं। लेकिन मिहिर को रिलैक्स पाकर वह लोग भी रिलैक्स हो गए। आखिर उन्हें मिहिर की फाइटिंग स्किल्स का तो पता ही है।
तभी उन आए गुंडों में से एक आदमी ने कैश काउंटर के पास बैठे आदमी से बोला, हाँ भाई, क्या बात है, कौन है जो अपनी मौत चाहता है? मैंने सुना कि इधर कोई नई छोकरी आई है और उस लड़की ने मेरे भाई को पीट दिया। अगर अपना धंधा बचाना है तो उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। ये गुंडा कोई और नहीं बल्कि आए हुए गुंडों का सरदार है। उसकी आवाज इतनी दमदार है कि ना चाहते हुए भी सबकी नजरें उसी वेट्रेस की तरफ चली गई। मिहिर ने अपना खाना छोड़कर उन गुंडों की तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी विवान ने मिहिर के चेहरे को पढ़कर बोलना शुरू किया, भाई, यह आदमी लोकल छोटा मोटा गुंडा है, अपनी गैंग के दम पर वो यहाँ लोगों से हफ्ता वसूलता है। जहां तक मुझे पता है तो ये लोग यहाँ पैसे लेने आए हैं। डरने की कोई बात नहीं है। विवान ने सबको बताया। वह इस होटल में पहले पार्ट टाइम जॉब कर चुका है और इसलिए वो इन लोगों को अच्छी तरह से जानता है। मैंने कहा वो छोकरी को मेरे सामने भेजो जिसने मेरे भाई को मारा है। गुंडों का लीडर दोबारा जोर से चिल्लाया, जिससे काउंटर पर बैठे आदमी का चेहरा उतर गया। वह जानता है कि यह सब गुंडे मवाली हैं और यहाँ बस पैसे ठगने आए हैं। उसने एक नजर अपने कस्टमर्स पर डाली। वहां सब आसपास के स्टूडेंट और टीचर्स ही आए हुए हैं, जिनसे मदद मिलने की उसे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले कि कोई कुछ भी कहता, उस वेट्रेस ने अपने हाथ का कपड़ा फेंक दिया और उन लोगों को घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? ये तमाशा करने का क्या मतलब है? वहां मौजूद किसी भी इंसान ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये लड़की खुद ही आगे आकर इन गुंडों से बात करने लगेगी। उस लड़की की पर्सनैलिटी बहुत ही रौबदार है, जिससे मिहिर के मुंह से एक आह निकल गई। भाई, इस लड़की का नाम क्या है? मिहिर ने फुसफुसाते हुए कार्तिक से धीमी आवाज में पूछा। क्या भाई, अब यह मत बोलना कि तुझे भी ये पसंद आ गई है। भाभी है वो तेरी? कार्तिक हैरानी के साथ झुंझलाते हुए बोला। भाई, तू गलत समझ रहा है। अगर यहाँ कुछ पंगा होता है तो कम से कम एक दूसरे से कांटेक्ट तो कर पाएंगे। मिहिर ने कार्तिक की गलतफहमी को दूर करते हुए कहा, और तुझे नहीं लगता कि तेरे लिए यही मौका है हीरो बनकर उसे बचाने का? अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कार्तिक बेवकूफाना तरीके से मुस्कुराया। वह पहले ही अपने दिमाग में सोचने लगता है कि कैसे इन गुंडों को पीटकर लड़की को इंप्रेस करे। फिर अचानक वह अपने होश में लौटा और बोला, उसका नाम श्रेया है। वहीं उन गुंडों का लीडर काउंटर पर बैठे शख्स की गर्दन को कसकर पकड़ लेता है और कायापन से मुस्कुराते हुए काउंटर पर बैठे शख्स से बोला, देखो बॉस, तुम्हारे इधर काम करने वाली एक लड़की ने मेरे भाई को बुरी तरह पीटा से है, तो उसके इलाज का खर्चा भी मुझे तुमसे लेना पड़ेगा, है ना? उसकी इस हैरत अंगेज मांग से वह लड़की यानी श्रेया गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, छोड़ उनको और उनसे क्या बात कर रहा है। अगर तुम्हारे भाई को इतनी ही चोट लगी है तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ ना और उसका इलाज करवाओ। मैं उसके हॉस्पिटल बिल भरने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें यहाँ से एक फूटी कोड़ी नहीं मिलने वाली। श्रेया की बात सुनकर मिहिर ने मन ही मन एक और आह भरी। उसके हिसाब से ऐसा कहकर श्रेया ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए नकली मेडिकल रिपोर्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और ऐसा करके श्रेया उनके जाल में फंस जाएगी। वहीं श्रेया की बात सुनकर उन गुंडों की आंखें चमक उठी और उनका लीडर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तू है वो लड़की जिसने मेरे भाई को जला दिया? अभी बताता हूँ तुझे। तभी श्रेया भी तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, अकेला तेरा भाई ही क्यों जाए हॉस्पिटल? ला, मैं उसको कंपनी देने के लिए तुझे भी भेज देती हूँ। उसी वक्त उस गुंडे ने कैशियर को छोड़ते हुए कहा, मैं देख लूंगा तुझे। अगर मेरा भाई ठीक होता ना तो तुझे अभी सबक सिखाता, लेकिन अभी उसको अस्पताल लेकर जाना ज्यादा जरूरी है। पहले मैं उसका इलाज कराएगा और बिल का फॉर्म लाकर तुम्हारे हाथों में रख देंगे, फिर तुझसे बात करेगा मैं। गुंडे की बात सुनकर मिहिर का चेहरा गुस्से से भर उठा और वो अपनी टेबल पर खड़ा हो गया, जिससे उसके सभी दोस्त चौंक उठे। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, भाई तू क्या करने वाला है? कुछ नहीं, इन्हें बस थोड़ा सा सबक सिखाना है। मिहिर ने एक ठंडी आह भरी और उन गुंडों और श्रेया के बीच जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, अगर तुम लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हो तो पहले हमें इस बंदे की एक फोटो खींचनी होगी, ताकि तुम बाद में हमें कोई धोखा ना दे सको। मिहिर ने मुस्कुराकर उन गुंडों के लीडर को घूरते हुए कहा, अब तू कौन है बे, और हमारे मामले के बीच में क्यों बोल रहा है? मिहिर की फिजिक्स देखकर उन गुंडों के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया, लेकिन फिर भी वह करते हुए बोला, मैंने कहा कि पहले हम उस आदमी की फोटो खींचेंगे और फिर हम भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे। मिहिर ने उस गुंडे की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, साले तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? अचानक मिहिर की बात सुनकर उन गुंडों का लीडर भड़क उठा और उसने मिहिर पर एक गुस्सा चला दिया। लेकिन मिहिर को चोट पहुंचाने के लिए उसकी स्पीड काफी नहीं होती है। मिहिर ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उस गुंडे का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। एक तड़ाक की आवाज हुई और उस गुंडे की हाथ की हड्डी टूट गई और इसी के साथ उस गुंडे का चेहरा भी सफेद पड़ गया। ये देखकर श्रेया और मिहिर के बाकी के दोस्त भी हैरान रह गए। तो क्या होगा अब आगे? क्या श्रेया ये सब कुछ होते हुए देखती रहेगी? क्या मिहिर और श्रेया के बीच कोई नई कहानी जन्म लेने वाली है? क्या करेंगे ये गुंडे मिहिर के साथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रईसज़ादा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रईसज़ादा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।